डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 इज योर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसका ओवरव्यू देखना है हम लोग को। दूसरा है सेल्फ रिलायंस। याद करो प्लानिंग कमीशन बना था तो उसमें एक सेल्फ रिलायंस का बात था, ग्रोथ का बात था। याद है 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना था उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ था, इक्विटी था और सेल्फ रिलायंस का भी बात था। देखो वही चीज़ है यहाँ पे, सेल्फ रिलायंस, इसके बारे में जानेंगे। और क्रिटिकल अप्राइजल। क्रिटिकल अप्राइजल मतलब क्या है कि सेल्फ रिलायंस होने में क्या क्या दिक्कत है। क्रिटिकलिटी मतलब क्या है? लिमिटेशन सब। तो लिमिटेशन है तो पॉजिटिव चीज़ भी है, उसको कैसे हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं, ये चीज़ भी देखना है हम लोग को। और लास्ट वन क्या है? टाइप्स ऑफ वैक्सीन, यानी कि टोटली आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अपना अपना लाए और सिलेबस, मेंस का सिलेबस है सबके पास। तो पहला देखो, पहला पूछा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये बिजनेस लाइन से लिया गया है, हिंदू से नहीं लिया गया है, बिजनेस लाइन से 21 मई का ही है, अभी भी बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। 21 मई का है ये, 21 मई का है। वो आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं, समझ लीजिए। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है इसका सिलेबस, ठीक है। कॉपी खोल, सिलेबस देखो फटाफट। यहाँ पे हालांकि है मगर बार बार विजिट करो अपने सिलेबस पे, इम्पैक्ट पड़ता है इससे। और सिलेबस का क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगा तुम लोग को वहाँ पे देखोगे तो। आजाद तुम सिलेबस भूल गए आज भी लाना। ये देखो यहाँ पे सिलेबस है, ऐसे नहीं किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट लाना है, बोले या नहीं बोले। देखो इसमें क्या है, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को समझना होगा, स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या होता है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर कभी सुने हैं ये शब्द? स्ट्रैटेजिक सेक्टर, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जरूर सुने होंगे तुम लोग। इकोनॉमिक जो कर रहा था तो वो पक्का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में उसको पता होना चाहिए कि 51% ज़्यादा शेयर किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास में रहेगा। डेट इज PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। मगर यहाँ पे ये क्या है, स्टेक वाला बात है, वो हुआ डिसइन्वेस्टमेंट करना। मैं यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर। तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या होते हैं? डिफेंस हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी सब हो गया, जो कि कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते हैं। स्पेस वाला हो गया क्या? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कंट्री का, आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ क्या है, आपका स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, देखिए इस करंट अफेयर्स में यही बोला जा रहा है कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, यानी कि जिस पे इंटरनल सिक्योरिटी का बात नहीं है, जिस पे यूनिटी ऑफ कंट्री का बात नहीं है, क्या उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें प्राइवेटाइजेशन ला दे? ये सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है इस एडिटोरियल में। समझ में आ रहा है बात? तो अब देखो, अब समझ में आएगा तुमको। वहाँ पे देखो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि स्ट्रैटेजी सेक्टर को पहचाना जाए, नंबर 1, ठीक है। और PSE मतलब पब्लिक सेक्टर अंडर, क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 4 बना दिया जाएगा। पहले ज़्यादा था, महारत्ना, मिनी रत्ना, जानते हैं ना जी, बताया गया था ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कैसे किसी को ऑटोनॉमी देने के लिए, इंडिपेंडेंस देने के लिए, उसको अपना ही काम करो, तुमको दे रहे हैं हम पावर, जाओ करो ताकि ग्रोथ दे सकते हो। मगर क्या हुआ आफ्टर ऑल, परमिट लाइसेंसिंग के राज की वजह से इनएफिशिएंसी आया उसमें। जब इनएफिशिएंसी आया तो हम लोग क्या देखें, करप्शन आ गया, नेपोटिज्म आ गया, फेवरेटिज्म आ गया उसमें, और वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाया उस चीज़ को। करेक्ट बात है। LPG के बाद देखिए थोड़ा बहुत सुधार आया है इसमें, मगर जो सुधार होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सुधार हम लोग को देखने को नहीं मिला। तुम थे क्लास में इकोनॉमिक्स में? नहीं थे? कोई बात नहीं, गलती तुम्हारा है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है तुम्हारा, द गवर्नमेंट प्लान्स टू एग्जिट अदर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट यही प्लान कर रहा है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको क्या किया जाए, वहाँ से हम कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल ख़त्म कर देंगे तो प्राइवेटाइजेशन आएगा, प्राइवेटाइजेशन आएगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल होगा तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा उस सेक्टर का। जैसे आप एयरलाइंस इंडिया का देख लीजिए, इंडिया एयरलाइन जो है, या फिर आप BSNL, आप MTNL का देख लीजिए, जो कि आपका महाराष्ट्र और गुजरात में ऑपरेट करता है, गुजरात बोले, दिल्ली और महाराष्ट्र में ऑपरेट करता है। यहाँ से गवर्नमेंट को हटने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हटेगी, प्राइवेट प्लेयर आएगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है।
यही सब दिया गया। देखो 4th नंबर देखो, देखते रहिएगा मनन जी, कल भेज दिए थे, कल भेज दिए थे, भेजा गया चीज़ है ये। Revamp of the government ownership in PSE will help reallocate resources in key areas such as health and education। बोला कि गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है उसको ठीक से रिवैम्प किया जाए। रिवैम्प मतलब क्या है, ठीक से उसको मैनेज किया जाए फिर से। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी पैसा आएगा, जो भी रिसोर्सेज होगा, वो हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर सकेंगे। क्यों? हेल्थ और एजुकेशन भारत का बहुत पीछे है, जान ही रहे हो। इस पे इकोनॉमिक्स का क्लास कितना लंबा चला है, पॉवर्टी के ऊपर बात चला है, हंगर के बारे में बात चला है, एजुकेशन के बारे में बात का चला है, जहाँ पे तुम बहुत कंट्रीब्यूट भी किए थे, याद होना चाहिए कल का क्लास में, याद है। इसीलिए तुम्हारा PSE, तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, आजाद उसको भी दिखाओ, उसके पास फोन नहीं, ठीक है। और आजाद तुम पीछे बता दो, ग्रुप में भेजे थे उनको ही बता दो। ठीक है, समझ में आया ये, ताकि क्या कर सके, रीअलोकेट रिसोर्सेस इन की एरियाज, यानी कि जो पैसा आएगा वहाँ से वो की एरियाज में खर्च कर सके। और की एरियाज क्या है आपका, हेल्थ और एजुकेशन है। समझ में आ रहा है चीज़ भी। उसके बाद क्या है कि द गवर्नमेंट ऑपरेटेड सेलेक्ट यूटिलिटी सच एज रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑर्डिनेंस एंड एयरक्राफ्ट यूनिट्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले भी गवर्नमेंट यहाँ पे होल्ड है। जैसे रेलवे बताए थे ना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का ही बात बताए थे कि रेलवे इतना एक दशक से बात चल रहा है कि इसको प्राइवेटाइजेशन करें, मगर हम लोग फिर भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करें। क्यों? उसका कुछ कारण है, गरीब आदमी को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रायर इंडिपेंडेंस से ही बहुत सारा होल्ड है। किस पे होल्ड है? बहुत सारे सेक्टर पे गवर्नमेंट का होल्ड है। अब मगर ऐसा समय आ गया है जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है और जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइजेशन करना होगा आपको, क्योंकि लॉस में चल रहा है, वो लॉस में चल रहा है, समझ रहे हैं ना। लॉस में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी उसमें कम है। प्राइवेट प्लेयर लाइए, वहाँ से पैसा कमाइए, डिविडेंड आपको जो मिलेगा वो आप हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करिए। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसको भी दिखाना, उसको भी दिखाना। देखो ये चीज़ मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ तुम लोग को बताया है। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ये इकोनॉमिक्स क्लास में डिस्कस हो चुका है। इसमें क्या है कि देखो 3 चीज़ लाया गया था। पहला क्या है कि सेंटर के डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होगा। दूसरा क्या है कि PSU बनाए, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे मगर वो PSUs को हेल्प करेगा, याद करो। और थर्ड में क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे मगर वो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग राज को फॉलो करेंगे, याद है। वही चीज़ है तीनों, एग्जैक्टली वही तीनों चीज़ है। देखो नेक्स्ट उसमें क्या है, नंबर 1 क्या है, एक्सक्लूसिविटी टू द सेंटर, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। यही बोले, डिफेंस इक्विपमेंट का बात हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी का बात हो, रेलवेज का बात हो, ये टोटल किसके परव्यू के अंदर आएगा, सेंटर के अंदर आएगा, नंबर 1। और ये कब पॉलिसी बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था और ये 4 दशक तक रहा है, 1990 तक रहा है ये चीज़। फिर 1991 में क्या आया, चेंज हो गया है पूरी तरह से, हाँ, LPG की वजह से। ये बहुत लंबा दशक तक चला है ये। अब यहाँ यस, सोशलिस्ट टिंज, यही टिंज समझ रहे हैं ना, यही वर्ड पे कितना बात किए थे हम लोग, कॉलोनियल टिंज है करके बात किए थे, यही टिंज वर्ड है। दूसरा क्या है कि सेंटर, स्टेट एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। टिंज मतलब इंटरेस्ट, यानी कि सोशलिस्ट इंटरेस्ट है उसका। कोमल मिल रहा है तुमको, हो गया फिर, यही तो है, यही है ना। यही है, बिल्कुल यही है, हाँ ये हो चुका है। देखिए दूसरा क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि चलो टाइम लैग हो जाएगा, फटाफट देखो, टाइम नहीं है। देखो दूसरा क्या है कि सेंटर और स्टेट के पास भी रहेगा मगर कुछ पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे और साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड किया जाएगा, मगर प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, यहाँ पे खाली पब्लिक को योगदान दिया जाएगा। ये पूरी तरह से पब्लिक को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को। तो वही एग्जांपल क्या, कोल, आयरन एंड स्टील, हैवी इंडस्ट्री जो है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग, ठीक है, टेलीफोन बनाना, टेलीग्राफ बनाना, वायरलेस apparatus और मिनरल ऑयल्स, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन करेंगे उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर आएगा दौड़ते हुए, किसको सहयोग करने के लिए, सेंटर, स्टेट या फिर आपका पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। मगर इसमें क्या है कि प्राइवेट प्लेयर ऑटोनॉमी नहीं मिला है प्राइवेट प्लेयर को, ये दूसरा हो गया। स्ट्रेटेजी, बिल्कुल स्ट्रेटेजी आपका सेंटर के पास ही रहेगा, यानी कि PSU को रहेगा। और थर्ड है, देखिए थर्ड में आप प्राइवेट प्लेयर्स को आप दिया जाएगा मौका,
तो इसमें क्या है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस वेर फ्री टू सेट अप कंपनीज। कोई दूसरा सेक्टर में जो आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है उस सेक्टर में आप अपना खोल सकते हैं। डिफेंस में नहीं खोल सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी में नहीं खोल सकते हैं, ना ही आप रेलवे में खोल सकते हैं। बाकी जितने सेक्टर है उसमें योगदान कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको परमिट लाइसेंसिंग राज फॉलो करना होता है। और यही परमिट लाइसेंसिंग राज है जिसके वजह से क्या हुआ आजाद, परमिट लाइसेंसिंग राज की वजह से क्या हुआ भारत में। ये मैं हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स का क्लास पूछ रहा हूँ। परमिट लाइसेंसिंग राज से क्या हुआ, परमिट लाइसेंसिंग राज क्या है बताओ जरा हमको, क्या होता है परमिट लाइसेंसिंग राज। हाँ, मगर वो दूसरे के लिए नहीं, वो इंडिया के लिए था। ये 1991 से पहले का घटना है। इंस्पेक्टर राज इसको बोला जाता, बोले थे ना तुम लोग को एक IAS कलेक्टर का ओहदा ज़्यादा बड़ा था बिजनेस क्लास के सामने में। हाँ, आपको हर एक चीज़ के लिए क्लियरेंस लेना होगा। जब याद आया कुछ, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली वही है। तो इससे क्या हुआ, मगर प्रोग्रेस स्लो हो गया, लिखा है देखिए, प्रोग्रेस वॉज फाउंड टू बी स्लो। तो जो प्रोग्रेस होना चाहिए था प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत स्लो हो गया, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। हाँ, हर्डल्स था, बिल्कुल। उसको बार बार। और देखिए, और तुम लोग को याद है कि जो छोटे सेक्टर को, छोटे प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े सेक्टर क्या कर रहे थे, लाइसेंसिंग राज को अपना रहे थे, यानी कि कंपटीटर को घटा रहे थे मार्केट में। ये भी पॉइंट लिखवाया गया था इकोनॉमिक्स में, याद है। इससे क्या है कि बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे थे, अपना मोनोपोली जमा रहे थे और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने दे रहे थे दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स के। तो ये भी बहुत बड़ा लूपहोल्स है किसका, परमिट लाइसेंसिंग राज का या फिर इंस्पेक्टर राज का जो था उस समय, ठीक है। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस पॉलिसी। इससे क्या हुआ देखो, ओवर द ईयर्स सेंटर एंड स्टेट्स हैव एंटर इनटू मैनी डोमेन्स वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब इससे जो ये तुम्हारा 3 स्ट्रेटजी वाला जो बनाया कि एक क्या होगा तुम्हारा, टोटल सेंटर कंट्रोल करेगा, एक तुम्हारा PSU होगा, एक प्राइवेट प्लेयर हुआ। इसके वजह से क्या हुआ कि अननेसेसरी जगह पे भी सेंटर ने अपना बुद्धि खपाया है। जैसे टूरिज्म में क्या जरूरत है सेंटर को रहने का, स्टेट का क्या जरूरत है, हॉस्पिटल्स में बताइए, हॉस्पिटलिटी यानी कि होटल सब में आप इंगेज हो रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में इंगेज हो रहे हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर है ही नहीं स्टेट के लिए, वो तो पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर को छोड़ देना चाहिए था, उससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। तो वही यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा गया है कि टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर और केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन, इसमें भी जब इतना बड़ा हाथ था तो क्या हुआ, एफिशिएंसी लो हुआ। समझे बात को। तो बोला कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है इंस्पेक्टर राज की वजह से, परमिट लाइसेंसिंग राज की वजह से, इससे क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी में लैगिंग आना शुरू हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप जो कर रहे हैं पर्दे के पीछे कर रहे हैं, इससे दिक्कत होगा। और क्या दिक्कत है तो देखिए, नंबर 1 इंस्पेक्टर राज का बता चुके हैं। दूसरा देखिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स इन गिविंग लाइसेंस टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को देने में आपको बहुत हिचक है, आप एक बार दे नहीं रहे हैं, बहुत क्लियरेंस पास करना पड़ रहा है आपको, उससे दिक्कत हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को। दूसरा देखिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर जो मन करे वो कर रहा है, कोई कंपटीटर ही नहीं है वहाँ पे। तो इससे हम लोग देखें ना, करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ, बहुत तरह का बात हुआ था। हैव यू रिमेंबर्ड ऑल दिस पॉइंट। उसके बाद इनएफिशिएंसी एंड कंटिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, उसके बाद भी पब्लिक सेक्टर यदि पूरा मर रहा है फिर भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में क्या था, सोशलिस्ट टेंज था, वो चाहता था कि क्यों PSU बनाई, क्यों, किस लिए था, सोशल वेलफेयर के लिए। प्राइवेट प्लेयर का मोटो क्या होता है, पैसा कमाना, मगर PSU का ये मोटो नहीं होता है। PSU का मोटो होता है गरीबी हटाना, वेलफेयरिज्म होना। वही बोला जा रहा है कि इतना इनएफिशिएंसी के होने के बाद भी स्टेट और आपका सेंटर वो हमेशा से सपोर्ट किया है PSUs को। ये भी एक बहुत बड़ा लकूना है, लूपहोल्स है। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया गया है कि PSE जो है आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है कंटिन्यूसली ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है पैसा का, समझे ना, NPS हो रहा है उसका। और इससे क्या हो रहा है कि ह्यूज पब्लिक मनी वेस्ट हो रहा है। क्यों? बार बार सरकार पैसा दे रही है उसको बचाने के लिए, और बार बार पैसा कहाँ से दे रही है, जेब से दे रही है, पब्लिक का ही तो मनी है।
तो पब्लिक का मनी खर्च किया जा रहा है उसको बचाने के लिए। इससे बढ़िया हेल्थ पे खर्च कर लेते, इससे बढ़िया एजुकेशन पे खर्च कर लेते, वहाँ पे एक रिसोर्सेज भी जनरेट हो जाता। यही सब बात किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल क्या है, पहले ही बोल चुके हैं, एयर इंडिया और BSNL, वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ब्लीडिंग कर रहा है, इनएफिशिएंसी है, बहुत सारा एंटीज बनना शुरू हो गया। अभी थोड़ा देर में डेटा भी देखेंगे, 2002 का डेटा इसका देखेंगे, देख रहे समझ रहे हैं ना कि इनएफिशिएंसी इस तरह क्रेप था सिस्टम में। सेंटर ऑल्सो फेस क्रिटिसिज्म ऑफ नॉट टेकिंग डिसिसिव स्टेप्स एज व्हेन रिक्वायर्ड इन द पब्लिक सेक्टर, और सेंटर को हर समय घेरा गया इस बात के लिए कि आपको जो स्टेप्स लेना चाहिए था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लिए, वो आप स्टेप्स लिए नहीं। और अभी जो स्थिति है आपका इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कोई भी सरकार में रहा हो उस समय। इसलिए मोदी जी हर समय घेरते हैं पार्लियामेंट में। सी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। अभी देखिए क्या स्थिति है, जब क्या जानते हो क्या होता है, क्या रिपोर्ट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, और वो हमेशा रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपता है, और उसके हिसाब से पता चलता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च हो रहा है। एक बहुत बड़ा तुम्हारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट करता है पैसा को, कहाँ क्या खर्च हुआ, और वही पैसा को ऑडिट करेगा जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, यानी कि पैसा रिलेटेड हो पब्लिक का। तो वो क्या करता है कि पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट सौंपता है, और वहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बात है। तो देखिए क्या का जो रिपोर्ट था लास्ट ईयर का, उसमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था लगभग 3,50,000 करोड़ लगभग, ठीक है, वो भी 420 गवर्नमेंट कंपनीज में और कॉरपोरेशन में, यानी कि 2018 तक का देखिएगा, उससे पहले का कुछ कालखंड में इतना ज़्यादा रकम लगाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का लगा दिए पैसा आप। इससे अच्छा था कि इतना पैसा आप दूसरा जगह पर लगाते तो उससे हम लोग को फ़ायदा होता, उससे हम लोग का रिसोर्स जनरेट होता, ये कहा जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि CAG के रिपोर्ट में अब ओवरऑल है क्या, इन्फ्रेंस क्या है। देखो दूसरा रिपोर्ट देखो, CAG का रिपोर्ट है, उसमें बोला जा रहा है कि 184 सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है उसमें क्या अक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि इतना लॉस हुआ है, उसमें कितना लॉस हुआ, लगभग 1,42,000 करोड़, ठीक है, एंड ऑफ मार्च 2018, यानी कि 2018 तक इतना लॉस था। यानी कि समझ रहे कितना ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे लॉस में चल रहे हैं, समझ गए। और उसमें से 66 को लिक्विडेशन किया गया है। फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे शब्द आ गया ना, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पहले PSUs का क्या था, गवर्नमेंट के पास 51% से ज़्यादा तुम्हारा ओनरशिप था। अब क्या किया गया, 51% से कम करके 51% तुम्हारा प्राइवेट को दे दिया गया है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, बताए हैं इकोनॉमिक्स क्लास में। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैनेजरियल कंट्रोल जब प्राइवेट सेक्टर करेगा तो हम आशा करते हैं कि वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगा। और ये तब करते हैं हम जब देखते हैं कि मेरा कोई PSUs बहुत बुरा कर रहा है, बुरा रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट बुरा दे रहा है, ठीक है। देखो तो इसमें लगभग 66 को वाइंडिंग ऑफ करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, या तो लिक्विडेशन करना पड़ा, बहुत सारा किया गया, कोल को किया गया, हाँ बिल्कुल, उस बात भी किए थे हम लोग, कोल भी किया गया, हाँ बिल्कुल। अब बोला कि 77 जो आपका CPC ऐसी है वो भी निगेटिव वर्थ है, यानी कमाई कुछ नहीं हुआ, 83,000 क्या हुआ, 83,000 करोड़ नुकसान ही हुआ है। और जो आपका एक सर्वे है 18-19 का, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे, इसके हिसाब से 70 जो CPSE है, ठीक है, यानी कि सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, उसको ह्यूज लॉस हुआ है, ठीक है, 31,000 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें से जो मेजर किसी का लॉस हुआ है, यानी कि 84% इसमें किसी का है, वो 3 कंपनी है, एक तुम्हारा BSNL है, एक MTNL है और एक एयर इंडिया है। यानी कि ये 3 लॉसेस में 80% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आपको याद नहीं करना है डेटा को, बस तुमको ये इन्फ्रेंस समझना है कि सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेस में किस तरह नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए अपना बुद्धि लगाने के लिए, क्या बुद्धि, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। यदि वो सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है तो आप उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्या है इसका मतलब, यानी कि वो इतना कंट्री के लिए, हाँ कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक नहीं है, यानी कि वो डिफेंस का बात नहीं है, रेलवे का बात नहीं है, एटॉमिक का बात नहीं है, एनर्जी का बात नहीं है, तो दूसरे का बात है, तो उसमें क्या करिए आप प्राइवेट सेक्टर को सौंप दीजिए। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक
डिसइन्वेस्टमेंट। 51 से ज़्यादा होना चाहिए, क्राइटेरिया यही है आपका, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस दैट हैव नेग्लिजिबल ऑपरेशन हैव नॉट फाइल देयर एनुअल स्टेटमेंट, जिसका कुछ पैसा ही नहीं और उसने तो अपना रिपोर्ट ही नहीं दिया, कितना कमाए क्या किए, इसका मतलब कितना इनएफिशिएंसी है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, क्या प्रॉब्लम सब है जिसके वजह से इतना कुछ हुआ है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इतना बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो नंबर 1 है लैक ऑफ लीडरशिप, कोई लीडरशिप है ही नहीं। एक विजनरी होना चाहिए, कल बता रहे थे ना स्टेट में सीएम भी बहुत विजनरी होना चाहिए, लाइक प्रधानमंत्री जो अभी है गुजरात में बहुत विजनरी थे वो मोदी जी गुजरात के बहुत विजनरी सीएम माना जाएगा, तभी तो उनको मिल गया सेंटर पे। उनके कंटेम्प्रेरी टाइम में शिवराज चौहान को भी बोला जा रहा था कि ये भी लीडरशिप क्वालिटी संभाल सकते हैं, आपको याद होना चाहिए था। आरएसएस का सपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल हिंदुत्व का चेहरा 2002 का इंसिडेंट, हाँ वही चलिए लैक ऑफ लीडरशिप 1 हो गया। दूसरा क्या है, कांस्टेंट रोटेशन इन द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में किसी को रहने दे ही नहीं रहे, बार बार इधर उधर कर रहे हैं। क्यों? टॉप मैनेजमेंट कौन चुनता है? टॉप मैनेजमेंट पे तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट चुनता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक बार चुन के वहाँ पे रख रहा है, उसके बाद फिर चेंज कर दे रहा है। तो जब तक वो सिस्टम को नहीं समझ पा रहा पूरी तरह से, तब तक आप उसको हटा दे रहे हैं वहाँ से। कम से कम सिस्टम को समझने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा ना आपको वहाँ पे उसको। यही इसी को कहा जाता है कि कांस्टेंट रोटेशन इन द टॉप मैनेजमेंट। कांस्टेंट रोटेशन हो रहा है। करप्शन बहुत बड़ा एलिगेशन है पीएसयू के लिए, जान ही रहे, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ठीक है। और क्या है, एक वर्ड बताए थे तुम लोग को, फाइल जो अटक जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म, ठीक है, ये जोड़ सकते हो। पोर गवर्नेंस, पोर गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस बताए थे, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है? इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि गवर्नेंस मतलब इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। किसका? हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस, एक्सीलेंट। कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ बैकस्टॉप, और बार बार पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है पीआईसी को, ब्लीडिंग हो रहा है फिर भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल रीजन होता है। देखते हैं एक फ़ोन करके कैसे बैंक से पैसा मिल जाता है और कैसे वो बाद में जाके एनपीए बन जाता है। ये तो टेन्योर में हो ही रहा था ना, कांग्रेस के टेन्योर में, और अभी के टेन्योर में भी होता है ये चीज़। बोला है कि 6th वन देखिए, प्राइवेटाइजेशन बिकेम कंटेजियस, ठीक है, यानी कि विवाद वाला चीज़ हो गया विथ ट्रेड यूनियंस ऑन वन साइड एंड द इश्यू ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑन द अदर साइड। बोला कि ट्रेड यूनियन का भी इसमें कन्फ्लिक्ट आ गया, ट्रेड यूनियन का कुछ बात और मानना था और दूसरे साइड का कुछ और बात था। तो जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो वो आपको आउटपुट अच्छा नहीं दे सकता है। ट्रेड यूनियन का मानना कुछ और है, दूसरे साइड का कुछ और मानना है, वहाँ पे मतभेद हो रहा है। जब मतभेद हो रहा है तो कैसे एफिशिएंसी आएगा? क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी आना है तो सबको एकजुट होकर काम करना होगा। अब क्या है कि गवर्नमेंट कुड नॉट टेक एक्शन एट राइट टाइम। वही बोला ना कि गवर्नमेंट, हम तो बोले रहे ये चीज़ कि सरकार को जब स्टेप्स लेना चाहिए था तब तो स्टेप्स ही नहीं लिया है। जब स्टेप्स नहीं लिया तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में स्थिति और खस्ता हो जाएगा। जब और खस्ता हो जाएगा तब आप सोचिएगा कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है मुहावरा। यही हाल है आपका PSES का, गई भैंस पानी में। कितना अच्छा अच्छा मुहावरा है हिंदी में, बताइए। बहुत सुंदर भाषा है हिंदी। रामानंदा रामानंदा भक्ति मूवमेंट, हिंदी के प्रीचर, बहुत विद्वान थे, विद्वान आदमी हैं। कबीर जी अवधि में, वो अवधि में भाषा था उनका दोहा। अवधि था ना, बिल्कुल अवधि है। ब्रज ब्रज वाला खड़ी बोली नहीं बताया अभी तक हम आपको, खड़ी बोली नहीं बताया था उसमें। ब्रज ब्रज और अवधि भाषा ही चला है। मेरा भाई का तो कहाँ, राजस्थान की थी ना। हाँ, एरिया वाइज आ सकती है। नहीं वही तो, यही तो होता है लिंकिंग पावर। ठीक है, उस पर नहीं चलते हैं। देखिए
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग एज अ मोनोपोलिस, ठीक है, जान ही रहे हो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रही है मोनोपोलिस के साथ, ठीक है। सोच रही है कि कोई मेरा कंपिटिटर ही नहीं है। जब कोई आदमी सोच ले कि मेरा कंपिटिटर ही नहीं है तो मोनोपोली लगाना शुरू कर देता है। बात सही है ना। जब मोनोपोलिस करता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा, है ना, एफिशिएंसी भी इम्पैक्ट होगा आपका। और देखिए 9th 1 देखिए, वहाँ पे देखना है 9th 1 क्या बोला गया कि डिले इन डिसीजन गॉन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। क्लासिक एग्जाम्पल इज BSNL। BSNL को आप प्राइवेटाइज करने में इतना दशक लगा दिए हैं तो क्या हुआ, वही बोले चिड़िया चुप वाली खेत जो मुहावरा है। क्यों? क्योंकि BSNL को आप बहुत पहले ही आपको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इतना लेट किए तो उसमें कितना आपको पैसा लगाना पड़ा उसको ठीक करने के लिए, तो पैसा सब बेकार ही हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्या है कि सेंटर इंश्योर डैट PSCS पे डिविडेंड अमाउंटिंग टू 30% ऑफ नेट। अब आप देखिए इसमें दिक्कत क्या है पता है कि सेंटर कभी कभी दबाव भी डालती है किसको, PSCS को, आपको इतना डिविडेंड देना है। याद है डिविडेंड क्या होता है? एनुअल जो इनकम दे के दिया आता है पब्लिक सेक्टर जो कमा के देगी गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड्स, ठीक है, उसको डिविडेंड्स कहा जाता है। याद करो कूपन रेट कुछ था बॉन्ड में, एक्सीलेंट, ठीक है, वो बॉन्ड में होता है। ये डिविडेंड किस में है आपका? शेयर में लगता है, ठीक है। और ये शेयर का ही बात है, कमा के जब देते हो वापस, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करिए, बार बार प्रेशर कर रही है। अब बताओ तुम PSU जो कि लॉसेस में चल रहा है और उसके ऊपर आप बाध्य कर रहे हो कि आपको इतना इतना इनकम कमा के हमको डिविडेंड देना है, तो प्रेशर बनेगा उसके ऊपर, क्योंकि एक तो इनएफिशिएंसी नहीं है। एक सबसे बेटर है कि आप उसको मैनेजरियल कंट्रोल को थोड़ा चेंज कर दीजिए, मैनेजरियल कंट्रोल को चेंज कर दीजिए, टॉप लेवल का लीडरशिप को चेंज कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका ये बताएगा कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये हो गया 11th भी उसी में आ गया। अब देखिए एक्सपर्ट कहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इस पे सोचने वाली बात है, इस पे आपको थिंक करना पड़ेगा। आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहा है कुछ एक्सपर्ट, क्या बोल रहा है कि ये राइट समय नहीं है इस कंपनी को कोविड-19 के समय में डिसइन्वेस्टमेंट करना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयड इन्वॉल्व है, लगभग 15 लाख पीपल इन्वॉल्व है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आता है तो क्या कभी जॉब सिक्योरिटी रहता है? नहीं रहता है। तो 15 लाख जो पीपल है उसमें क्या होगा, उसको धक्का पड़ेगा, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए मत। देखिए अभी क्राइसिस बहुत ख़राब है, कोविड-19 में क्राइसिस है, ठीक है। वही बोला गवर्नमेंट शुड लुक एट कंसोलिडेशन, बोल रहा है कि आप स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मत करिए। आप कंसोलिडेशन काहे नहीं करते, सबको मिला दीजिए। हाँ, जैसे कि बैंक को SBI बैंक का बहुत सारा फेल हो गया था, दूसरे बैंक को ऐड कर दिए थे SBI में। क्यों? क्योंकि SBI बहुत बड़ा बैंक है। उस तरह का आपको आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोल्यूशन सोचना होगा इस चीज़ से लड़ने के लिए। मगर दूसरा क्या कहता है, दूसरा पक्ष का मानना है देखिए कि आप ये भी कर सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ये कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। बोला कि आप इनएफिशिएंट जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए ना, यानी कि टॉप लीडरशिप को चेंज कर दीजिए, ये भी एक बेटर रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड वही बोला जा रहा है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल दैट मैटर्स एंड नॉट द ट्रांसफर प्राइस बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। एक क्लासिकल एग्जांपल दिया गया, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर इंडिया देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, फॉर इंडिया नरेश चंद्रा कमेटी, ठीक है, ये रिकमेंड करता है कि 2003 में रिकमेंडेशन देता है कि आप एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दीजिए। हम बोले थे ना उस समय कि एक डेटा आएगा आपको एयर इंडिया के ऊपर, और ये कमेटी क्या था पूछ सकता है, चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें स्पेशली किसके बारे में बात किया गया था, तो एयर इंडिया के बारे में बात किया गया था, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, एयर इंडिया को उस समय आप प्राइवेटाइज नहीं किया और अभी आप बेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें आपका बीच का कितना दशक में पैसा बर्बाद हुआ, ये सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट को जो भी कदम लेना होगा बहुत ही फूक फाक के लेना होगा, बहुत ही कॉशियसली लेना होगा। ऐसे नहीं कि आवाजाटली ले लिए कोई। देख रहे कितना थू हो रहा है मोदी जी का स्टेटमेंट के ऊपर, समझ में आ रहा है आपको? चाइना वाला वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में क्या न्यूज़ आ रहा है अभी? ग्लोबल टाइम्स में न्यूज़ देखे हैं आप? हालत ख़राब है अभी। चाइना क्या बोल रहा है, तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम नहीं कब जाए हैं चाइना, उल्टा हमारे लैंड में आया है इंडियन लोग। बताइए, मोदी जी का एक स्टेटमेंट वजह से पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ा वो हो गया है,
चाइना को वेपन्स मिल गया है, चाइना को बहुत फ़ायदा हो गया इससे। बताइए, यहाँ पे बचाने के लिए मोदी जी जो स्टेटमेंट दे दिए हैं, बहुत बड़ा आग पकड़ लिया है वो चीज़। हाँ, मनमोहन सिंह क्यों आए हैं? मनमोहन सिंह इसीलिए आए हैं कि कॉशियसली आपको काम करना होगा, इस तरह आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका फॉरेन रिलेशन का बात है। कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप तो न्यूज़ दे ही नहीं रहे, पास ही ऑन नहीं कर रहे पीपल को, पूरा जानने का अधिकार है। ये क्या, ये हमसे वो बना है, उससे हम नहीं बने, ये बात जान लीजिएगा। तुमसे बना है कोई पीएम, कोई सीएम बना है, ठीक है ना? तुम इस धरती के हो। प्रजातंत्र में कौन है सबसे पावरफुल? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का पहला ही वर्ड लिखा गया है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, तुमसे वो बना है, उससे तुम नहीं बने हो। जब तुमसे वो बना है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व है कि वो इन्फॉर्मेशन को पास करे तुम्हारे कंट्री के बारे में। जब उस पर ऊपर लेवल पे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो क्या उम्मीद करेंगे हम पॉलिटिशियंस कि आने वाले समय में देश को ही बेच के खा सकता है? ये सब समझ रहे हो? ये बहुत दिक्कत वाली बात है कंट्री के लिए। ये ऐसे कैसे होना चाहिए? ये तो गलत बात है ना, बहुत गलत बात है ये। मेरा बात समझ में आया तुम लोग को क्या बोलना चाह रहे हैं? मनमोहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार रहते हैं, पता है आपको? उस समय जब पीएम थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। अभी के जो प्रेजेंट पीएम है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं? एक बार आए थे, चुपचाप बैठे हुए थे उसके सामने में, अमित शाह जी के सामने में। नहीं, वो काउंटर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, वो काउंटर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, वो काउंटर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है ना? अकाउंटेबल होना होगा। क्या है डेमोक्रेसी? इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। जो आप कर रहे हैं आपको देना है, क्रिटिसिज्म आपको सहना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक अथॉरिटी में है। जब आप पब्लिक फिगर है तो आपको हर समय आपका निंदा होगा, हर समय निंदा होगा ना, क्योंकि तुम स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हो, संवैधानिक पद पे हो। ये चीज़ समझना होगा। मगर कोई क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है कंट्री में। जब सुनने के लिए तैयार नहीं तो दिक्कत होगा। जब मीडिया को तुम हाथ में खरीद लोगे तो यही सब चीज़ होगा। बताओ, लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल में इंडिया में हो क्या रहा है। कुछ नहीं पता है लोगों को इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था मनमोहन जी के टेन्योर में, ऐसा नहीं था। मैं बता दे रहा हूँ तुमको, मनमोहन सिंह के टेन्योर में मीडिया खुलेआम भी चैलेंज करता था। और कहीं ना कहीं जो सरकार गिरा है तुम्हारा UPA 2 का, उसमें बहुत बड़ा मीडिया का रोल था उस समय। क्यों? अन्ना हजारे को इतना लाइमलाइट में ला दिया, कौन लाया? मीडिया लाया है। अभी मोदी जी देते हैं करने के लिए वहाँ पे रामलीला मैदान में, खदेड़ देंगे वहाँ से। इसका मतलब हक नहीं है हमको, जबकि संविधान में हमको हक है स्ट्राइक का नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का, जो कि इक्विवेलेंट टू स्ट्राइक है। यानी कि हम डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं यदि कोई मांग पूरा नहीं हुआ तो। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल आपका शाहीन बाग था, करता है, मगर आप रामलीला में दे ही नहीं रहे उसको करने के लिए। बहुत बड़ा विवाद हुआ था ये चीज़, और उस चीज़ को आप पॉलिटिकल टूल बना के आप सत्ता पे आते हैं और आप दबा रहे हैं। क्लासिकल है, पावर है। रामलीला मैदान से JP नारायण भी शुरू किए थे मूवमेंट, याद है तुम लोग को? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिग्निफिकेंस वहाँ आप करने नहीं दे रहे हैं। सोचिए, आप अवेयर सिटीजन हैं, आप सोच सकते हैं। खाली पढ़ लिखने से नहीं होगा। पढ़ लिख रहे हो किस लिए? पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? देश को संभालने के लिए ना। यदि देश के पीछे पे नेशनलिज्म का बात ही नहीं तो पढ़ना वढ़ना छोड़ दो ये सब चीज़। जो मुड़ का पढ़ो अपना कॉमिक्स सब बैठ के। रियलिटी में बता रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनोगे और देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहे हो तो काहे का सिविल सर्वेंट बनोगे? पूरा इंटीग्रिटी का बात होना चाहिए कंट्री को, किस तरह कंट्री को बचाया जाए, किस तरह कंट्री में भूखमरी खत्म किया जाए। विश्व गुरु बनने से पहले आपको भूखमरी खत्म करना होगा। 20% है ना आबादी आपका, 15 से 20% है 2015 और 16 के सेंसस के हिसाब से, तो फिर कैसे होगा? अब बात तो बड़ा बड़ा डिंगराबाजी किया जाता है, विश्व गुरु बनेगा भारत। हाँ बनेगा, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं बनेगा, मगर उससे पहले कम से कम गरीब के प्लेट में पहुँचे 3 टाइम खाना, अपने आप बन जाएगा। बहुत पैराडॉक्स है इस कंट्री में, डगर डगर पे वो है, दिक्कत है। इसलिए कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग सन हो जाता है मेरा भी, ठीक है। दूसरा देखो, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। अब देखो दूसरा, पहला हो गया। अच्छा, आप लोग को पहला किसी एडिटोरियल में डाउट है, ओवरऑल आइडिया में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है प्राइवेटाइजेशन ग्रुप पर? क्या दिक्कत हुआ है PSUs में?
प्राइवेट प्लेयर्स का क्या योगदान है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या है, नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या है, कैसे मोदी जी को कोविड-19 में ये स्टेप्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किस तरह हमको काम करना चाहिए इत्यादि, यही सब चीज़ पढ़े हैं। और इसको डायरेक्ट तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन से लिंक होता है, जो कि पूछना ही है सिविल सर्विस में, जो कि पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन आपको। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछता है, उसको आप रोक लें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 बताए थे ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत बड़ा पद होता है और इसके जो हेड होते हैं वो भी कलेक्टर ही होते हैं, बाद में जाके बनते हैं, प्रमोट होते हैं। विनोद राय बहुत फेमस थे CAG के, आपको रमन जी पता होना चाहिए। हाँ, रिपोर्ट जो दिया था ना 2G स्पेक्ट्रम वगैरह का, वही तो रिपोर्ट दिया था। हाँ बाद में उसके बाद, हाँ मिश्रा हाँ। PMO एडवाइजर ना, हाँ क्या ऑर्डिनेंस, हाँ हाँ पता है, उसका टेनर को बढ़ाया गया था, टेनर बढ़ाया। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय, और ये बात है आपका कब का, हाँ उस समय का बात है, बिल्कुल जब मोदी जी आने वाले थे और ये बीच में जो घटना घट रहा था, करेक्ट। आस्ते ना बहुत कुछ हुआ है 2014 से पहले, एक साल में, ठीक है। अब देखो, हाँ ये घुस जाते वहीं पे दिक्कत है ना, चले जाते क्यों, पढ़ते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है माइंड वहीं पे। अवेयर होना ज़रूरी है आप लोग को, ठीक है ना, यदि आप लोग अवेयर नहीं होंगे तो कौन अवेयर होगा। सेल्फ रिलायंट, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 27 मई को आया था 2020 में। जो चीज़ तुम लोग देखे हो वही फिर से देखो, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी, देखो जल्दी पलटो जल्दी से, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कितना नंबर में है, वाल में देख रहे हो, मन में आ गया। अच्छा, समझते हैं कि सेल्फ रिलायंट क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सकता है, तो बात करते हैं। देखो पूरी तरह से LPG आ गया इस पर भी। LPG से पहले का स्थिति देखो क्या है। 2 मेजर फेलियर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 2 फेलियर। पहला फेलियर क्या है, आज़ाद जब हुआ था, ठीक है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या क्या घटना घटित हुआ है, तो देखो नंबर 1, इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ है उसके बाद कमांड इकोनॉमी चला है। कमांड इकोनॉमी मतलब क्या है, स्टेट के पास अधिकार है, PSU होना, हाँ कमांड अथॉरिटी, कमांड इकोनॉमी मतलब क्या है, PSU है आपका, प्राइवेट प्लेयर नहीं है। PSU किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका दूसरा वाला स्लाइड है, दूसरा वाला है आपका, दूसरा देखिए ना, PDF 3 PDF भेजा गया था कल आपको, सेकंड वाला PDF है जी, उस वही वाला आपका सेल्फ रिलायंट वाला है। नेक्स्ट देखिए, समझ गए, प्रिंसिपल ऑफ कमांड इकोनॉमी कहते हैं उसको। सेकंड वन इज योर, इट्स गोल वाज टू पुट स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड हैवी इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। यही बात तो हम लोग किए ना, पहला वाला भी, हाँ यही बात तो हम लोग किए कि ये क्या किए, कमांड इकोनॉमी क्या है, कमांड इकोनॉमी के हिसाब से स्ट्रेटेजिक सेक्टर आप सेंटर के हाथ में दे देते हैं। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है आपका, हैवी इंडस्ट्रीज़ है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, डिफेंस सब है, वही बात किया जा रहा है। मगर क्या हुआ, मगर 1970 के दशक में और 80 के दशक में इंडस्ट्रीज़ मॉडर्नाइज नहीं हो सका, जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, ठीक है। इंडिया कुड नॉट मॉडर्नाइज दिस इंडस्ट्रीज, वही हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू क्लाइम हायर अप टू द टेक्नोलॉजिकल लेवल, यानी कि उस लेवल तक, उस पार तक हम लोग टेक्नोलॉजी के लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, जो हम लोग को पहुंचना चाहिए था 70 और 80 के दशक में। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बहुत आगे जा चुका था, याद होना चाहिए तुम लोग को। और वो बाद में हम लोग को 1991 के बाद थोड़ा बहुत मिला है FDI के थ्रू।
प्राइवेट सेक्टर वॉज कंटेंडेड विथ नियर मोनोपोली कंडीशन इन द स्पेसिफिक नॉन कोर सेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर का भी मोनोपोली कंडीशन हो गया। लाइसेंस राज में क्या कर रहा है, बड़ा प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहा है, तब जाकर रख ले रहा है उस सेक्टर को, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को। क्यों? स्ट्रेटेजिक सेक्टर अभी भी कौन संभालेगा? PSU संभालेगा। तो समझ रहे ना, वही बोला है कि मोनोपोली कंडीशन था। व्हाट वाज द फाइनल आउटकम? इससे क्या हुआ? इतना कुछ जो घटना घटित हुआ है उससे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कुड नॉट कम्पीट विद ग्लोबल इंटरप्राइजेस। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, एफिशिएंसी बढ़ा ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी आया ही नहीं, करप्शन इतना ज़्यादा आ गया, तो कहाँ से हम लोग कंपटीशन में आ पाएंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेस के? नंबर 1। दूसरा क्या है? इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था उसमें कुछ गुण बताया गया। नंबर 1 गुण लो प्रोडक्टिविटी लिखाए थे, कोई एफिशिएंसी नहीं है, रात दिन काम कर रहा है, दे रहा है कुछ भी आउटपुट नहीं एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। नहीं मिला तुमको अभी तक? आजाद नहीं मिला? इसको बता दीजिए, दिखा दो इसको। दूसरा क्या है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अप्रूवल है, क्लियरेंसेस पास होता था, समय लगता था क्लियरेंस पास करने में। रेटेपिज्म, इसको क्या बोलते हैं? रेटेपिज्म। 3rd नंबर देखिए, उसी को रेटेपिज्म कह रहे हैं। और पोर क्वालिटी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, पोर क्वालिटी है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है ही नहीं, तो पोर क्वालिटी देगा लोग। कंज्यूमरिज्म हो ही नहीं रहा, कंज्यूमर को जो मिल रहा है वही खा रहा है, कोई चॉइस ही नहीं है। ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिकम ग्लोबली अनप्रोडक्टिव या अनकम्पिटिटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है? इससे क्या हुआ कि आने वाले दशक में भी हम लोग का जो प्रोडक्ट है जिस लेवल पे होना चाहिए था कम्पिटिटिव लेवल पे, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए उस चीज़ को। और अभी भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब में हम लोग गर्त में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका बुनियादी ढांचा बहुत पहले ही रच दिया गया था। क्यों? क्योंकि इतिहास बनने में बहुत समय लगता है। एग्रीकल्चर आज इतना ज़्यादा हम लोग को पास है तो उसका इतिहास बहुत पुराना है, ब्रिटिश का, पढ़े ही हो तुम लोग। एक फेलियर हुआ कि 10 आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 1960, 70, 80 के दशक में क्या हुआ। दूसरा फेलियर तुम्हारा LPG के टाइम में भी हुआ है। देखो, फेलियर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, दैट इज़ योर LPG। इसमें क्या बोला कि इंडिया ने LPG को अपनाया 1991 के बाद फेज्ड मैनर में, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी वर सिंपली बॉट फ्रॉम एवरीवेयर एट लो कॉस्ट, ठीक है। सस्ता में हम लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी हम लोग के पास आया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकम इनएफिशिएंट एंड स्लगिश। मगर प्राइवेट प्लेयर्स तो बढ़ा, मगर पब्लिक सेक्टर धड़ल्ले से गिर गया। क्यों? मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड था उसका, और वो नया चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएगा। देखते हैं ना लोग को, नया फिलोसफी देते तो लोग भाग जाता है ना, पीछे टांग करके भाग देगा, नहीं सुनना चाहेगा कोई। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ उसका, तो जाहिर सी बात है वो रेस में पीछे हो गया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैनी नेसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लाइक फोटोवोल्टाइक सेमीकंडक्टर वर अबंडेंट। याद करो 1980 के दशक में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना शुरू किए थे, बताया गया था। हम लोग काम ही करना शुरू किए था, वो भी काम कौन करेगा? वो भी तुम्हारा PSUs करेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब LPG आने के बाद क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर धक्का लगा और वो उल्टा भाग गया वहाँ से, अपना जिम्मेदारी को छोड़ते हुए पीछे भाग गया। जब अपना जिम्मेदारी को पीछे छोड़ते हुए भाग गया और 1980 में जो प्रयास किया जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में, वो प्रयास हम लोग का बर्बाद हो गया, और इसलिए अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं कर पाए हैं बाबू। यही लिखा गया है, देखो वहाँ पे जो नेसेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी था आपका, ठीक है, यानी कि जो हम लोग शुरू किए थे 80 के दशक में, ठीक है, फोटोवोल्टाइक पे सेमी, वो भी एबंडेंट हो गया। एबंडेंट मतलब क्या हुआ? त्याग देना, खराब हो जाना, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, हाल्टेड हो गया वो। देख रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द प्राइवेट सेक्टर। अब ये तो पब्लिक सेक्टर का बात है, प्राइवेट प्लेयर को क्या हुआ? तो देखो, द प्राइवेट सेक्टर डिस्प्लेड लिटिल इंटरेस्ट इन हैवी इंडस्ट्री। बताओ, प्राइवेट सेक्टर को हैवी इंडस्ट्री में मतलब है नहीं है। अजय कि हैवी इंडस्ट्री कौन चलाता था? PSU चलाता था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था स्टील आयरन का आपका, और उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो धक्का खाएगा यहाँ पे। हैवी इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री आपका जो भी है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है? हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर दूसरा इंडस्ट्री डिपेंड करता है। इसी इंडस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है दैट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि दूसरे इंडस्ट्री डिपेंडेंट हो।
स्टील और आयरन, हाँ बिल्कुल। जैसे सिंपल सी बात है, ऑटोमोबाइल्स देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स किस पे डिपेंडेंट है? हैवी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। लोहा वगैरह नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो ऑटोमोबाइल्स बनाएगा? हाँ बिल्कुल, सभी चीज़। इट्स शोड नो एपिटाइट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। प्राइवेट सेक्टर क्या बोल रहा है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो वर्ल्ड पे हो रहा है उसके लिए भी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया है। बस अभी टेक्नोलॉजी आ ही रहा है, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। समझते हो अपग्रेडेशन मतलब? समय के साथ जो टेक्नोलॉजी चेंज होता है उस तरह चेंज होना। अभी देखते हो कितना चेंज हो गया, 2000 में क्या था और अभी क्या है। और यदि अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे हम लोग। जैसे 5G के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे होंगे कि नहीं होंगे? एग्जैक्टली वही बता रहा है। विथ एंट्री ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशन मोस्ट इंडियन प्राइवेट कंपनीज रिटेड इनटू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स और कोलैबोरेशन। जब फॉरेन FDI आना शुरू हो गया, यानी कि फॉरेन आपका कोलैबोरेशन शुरू हो गया इंडियन के साथ, तो थोड़ा बहुत हम लोग टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाना शुरू कर दिए। वही बोला जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। इवन टुडे मोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय PSU। देखो अभी तक हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, प्राइवेट कोई कर ही नहीं रहा है। जबकि आप इतना FDI खोल दिए हैं, है ना, आप इतना मार्केट ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिए, उसके बाद भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ठिकरा है किस पे फोड़ रहे हैं आप? PSUs पे ही फोड़ रहे हैं। तो ये गलत बात है। क्यों? PSUs तो एफिशिएंट है ही नहीं, उसमें तो नेपोटिज्म है, उसमें तो एफिशिएंसी के लिए हर समय बात चल रहा है। कॉम्पिटेंस नहीं है उसमें, एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का। और अभी भी स्टिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वही काम कर रहा है। तो समझ रहे हैं कि इंडिया कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। सबसे बड़ा वजह ये है। तो क्या है सोल्यूशन? प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा आएगा तो फायदा होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऐसा लाना होगा, ठीक है, समझिए बात को। उसके बाद क्या है कितना नंबर था? हाँ 4th नंबर हो गया। 4th नंबर देखो क्या वही बोले, इवन टुडे मोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय PSU and much of the smaller but rising proportion of private sector is by foreign corporation information technology and biotechnology। बोला है कि कुछ लेवल पे बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, मगर इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो रहे हैं जितना होना चाहिए था आफ्टर LPG। तो समझ रहे हो कि आफ्टर LPG के बाद भी इतना बड़ा नरसिम्हा राव का स्टेप्स लेने के बाद भी क्या क्या दिक्कत हुआ इस सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बात हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का बात हो। और स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग बेकार रह गए। जब कोई कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे रह जाएगा तो उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा ही नहीं। जब अपग्रेडेशन नहीं होगा तो हम लोग कभी भी ग्लोबल लेवल पे आ ही नहीं सकते। ग्लोबल लेवल पे आने के लिए सबसे ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का विकास होना, उसका आपको वो होना होगा। व्हाट वाज द फाइनल आउटकम? फाइनल आउटकम क्या हुआ कि इंडिया ने बैडली मिस कर दिया 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। आप लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना फेज में चला है अभी तक? 4 फेज। पहला फेज को क्या बोलते हैं? 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या था वो? स्टीम इंजन पे चलने वाला चीज़ था। दूसरा क्या था? मास प्रोडक्शन, जहाँ पे धड़ल्ले से सामान जाएगा निकलेगा एक बार में। 3rd फेज कौन सा था? IT, कंप्यूटर, ये सब है, कम्युनिकेशन, 2G 3G देखते हो। और 4G क्या है? यानी कि 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है? ड्राइवरलेस कार है। ड्राइवरलेस कार मतलब क्या है कि तुम रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, कार चल रहा है रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 4था फेज है जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 3rd फेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो इंडिया ने बैडली मिस कर दिया। और 3rd क्या फेज? IT सेक्टर का ग्रोथ होना, कम्युनिकेशन का ग्रोथ होना, टेलीकम्युनिकेशन का ग्रोथ होना। तभी तो हम लोग पास अभी तक 5G नहीं है। और जब 5G नहीं है तो हम लोग 4th रेवोल्यूशन का कहाँ से बात करेंगे? 4th रेवोल्यूशन के लिए, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पास 5G कनेक्शन हो, 3rd हो। बात समझे? यही वहाँ पे बताने की कोशिश किया गया कि इंडिया बैडली मिस आउट ऑन द 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which comprises electronic goods, microprocessor, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। मिस कर दिए, मैन्युफैक्चर है ही नहीं। कल बताया गया था, परसों भी बताया गया था किस तरह हम लोग चाइना पे हैवीली डिपेंडेंट है ये सब चीज़ के लिए। यानी कि इंडिया में नहीं है तभी तो डिपेंडेंट है किसी कंट्री पे। कोई दिक्कत? दिस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन। आ गया फिर से ग्लोबल वैल्यू चेन का बात। तो पूछेगा तो बोल सकते हो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम क्या होता है?
जब आप ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। लैपटॉप कहीं और बन रहा है, उसका प्रोसेसर कहीं और बन रहा है, वही बोल रहा है कि दिस मैन्युफैक्चरिंग इज थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन से होता है, जो कि मिस आउट कर दिया। इसलिए थर्ड इंडस्ट्रियल फेज को आपने ठीक से नहीं जिया और इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है 4G यानी कि 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जीने में, और होगा दिक्कत आपको, बिल्कुल होगा आपको। मोदी जी लाए हैं ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0 लाए हैं, मैं बताऊंगा कुछ ही दिन, मैंने उस दिन प्रॉमिस किया था आपको, मगर अभी ये मॉडल तो ख़त्म हो पहले। हाँ, इसमें तो आपको क्रेडिट देना होगा। जियो तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। देखो लास्ट लाइन देखो, इट इज़ इंसिडेंटल टू नो डैट टुडे इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। इंडिया वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है जहाँ पे इतना बिक्री होता है स्मार्टफोन का। बट इट डज नॉट मेक एनी ऑफ दिस फोन इटसेल्फ। कोई भी फ़ोन नहीं बनाता है इंडिया माइक्रोमैक्स छोड़ के, एंड मैन्युफैक्चर्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर वोल्टाइक सेल्स एंड मॉड्यूल्स करेंटली यूज। थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर का काम होता है भारत में, और कुछ काम नहीं। बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और उसी में हम लोग हल्ला करते हैं कि हम लोग बना लिए हैं, समझ रहे हो ना। वाई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुड नॉट क्रिएट जॉब्स। तुम लोग को बोला गया था जॉबलेस ग्रोथ है कंट्री में, ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रहा है, मगर क्या है, जॉब क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या दिए थे, ब्राउन फील्ड पे एफडीआई होना। क्या जो सेक्टर पहले से ही फूला हुआ है, डेवलप्ड है, उसको ही उस पर ही पैसा लगाए तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ज़रूरी है कि ग्रीन फील्ड सेक्टर में हम लोग खर्च करें या फिर सनराइज इंडस्ट्री में खर्च करें। सनराइज इंडस्ट्री मतलब क्या है कि उदय होने वाला स्टार्टिंग का, और आप उसमें खर्च कर रहे हैं जो पहले से पनप रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर खर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि रिलायंस जियो हुआ। अब आपको छोटा छोटा स्टार्टअप पे भी ध्यान देना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है। देखो बोला कि क्यों एफडीआई जॉब को क्रिएट नहीं किया और क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ भारत में ठीक से जितना होना चाहिए था। यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता तो आज 5G के लिए हम लोग चाइना पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं ना, हुआई पे। इसका क्या कारण है देख लीजिए कि देयर वाज परसेप्शन डैट लोगों के मन में धारणा बना है कि इनवाइटिंग एफडीआई एंड मैन्युफैक्चरिंग वुड ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये धारणा है ना कि एफडीआई आएगा तो टेक्नोलॉजी लेके आएगा, ये धारणा है ना। दिस वॉज वन रीजन वाई द इन्वेस्टमेंट इन द आरडीआई इज ऑल्सो लेस इन इंडिया। और एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग क्या किए, हम लोग मतलब सुने मुंगेरी लाल का हसीन सपना, सुने हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना एक बोला जाता है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी जाता है, कुछ से कुछ सोच रहा है, वही इंडिया के साथ है। इंडिया लोग क्या सोच रहा है ऑथर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ऑथर क्या बोलता है कि एफडीआई आएगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगा, इसलिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या क्यों आएगा बताइए, ये स्थिति है कि आएगा, यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम पास में है और हम सोच रहे हैं कि कभी मेरे अंदर जोश आएगा तो हम करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम आपके सर पे है और आप इंतज़ार कर रहे हैं समय का कि मेरे अंदर जोश आएगा तो हम एग्ज़ाम पास करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली यही स्थिति है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एफडीआई के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, मगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने में हम लोग को दिमाग लगाना पड़ रहा है। इंडिया में पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा डेटा। ओनली 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि 3 से 4% खर्च होता है बाकी बड़ा बड़ा कंट्री में, सिंगापुर में, आसियान कंट्री, इतना छोटा छोटा कंट्री में। तो उस कंट्री का क्या होगा? लेबर माइग्रेंट लेबर का क्या हाल होगा? हाँ, कोविड-19 में देख रहे हैं ना। देखो, दिस एक्सपीरियंस सो डैट मेयर सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ नो गारंटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप झुट्टों का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को क्रिएट करिएगा तो टेक्नोलॉजी आने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी आने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना होगा इंडिजिनियस लेवल पे। अब आप एफडीआई पे ऐसे ही खोल के भरोसा नहीं कर सकते हैं, और एफडीआई से आ भी रहा है तो उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है जिस लेवल को आपको आवश्यकता है 21st सेंचुरी में। Moreover, foreign major guards commercially significant और strategic technology in offshore manufacturing basis। बोला कि जो बाहर से आता है उसका फिर अंदर का बात नहीं था, वो ऑफशोर बेसिस पे काम करता है, उसका सेक्टर अलग है, वो आपको इंटीरियर लाइन में क्रिएट नहीं करेगा, उसका अपना ढंग होता है। यदि कोई टेक्नोलॉजी लाता है तो उसका अपना ही वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रिलायंस इज पॉसिबल। बताया जा रहा है, देखो
कि सेल्फ रिलायंस तभी पॉसिबल है जब हम लोग इंडिजिनियस प्रयास करें। इंडिवर मतलब क्या है? प्रयास करना। और उसमें क्या हो तुम्हारा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि भारत में जब तक अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भारत सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकता। यही कंक्लूजन है। उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? तुमल क्या करना होगा सेल्फ रिलायंस बनने के लिए? किस पे? एक्सीलेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा। इससे हम लोग का जॉब भी क्रिएट होगा, है ना। अब देखो दूसरे कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस बता रहा है। देखो इतना अच्छा एडिटोरियल है, इतना बड़ा एडिटोरियल ही है, मज़ा आ जाता है ऐसा एडिटोरियल पढ़ के। तो बोल रहा है कि तुम्हारा एग्जाम्पल देखो साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग का, और जापान का भी देखो। जापान क्या बोला है? जापान पोस्ट वार सक्सेस, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद भी जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, मैं फिर कितना कम समय में फिर ऑक्युपाई हो गया, फिर वर्ल्ड का फिर उसने ग्रोथ ले लिया। तो कंट्री हो तो ऐसा हो ना कि इकोनॉमी पूरी तरह से ख़राब हो गया, गर्त में चला गया, फिर बहुत कम समय में रिवाइव कर लिया। क्यों रिवाइव किया? टेक्नोलॉजी था उसके पास। जापान को माना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है, ठीक है। दिस कंट्रीज मेड ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल स्टार्ट्स इन 70 और 80 के दशक में। यानी कि जो टेक्नोलॉजी में जो प्रकाश होना चाहिए, जो बल होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो 70 और 80 के दशक में ये सभी कंट्रीज़ में हुए हैं। चाहे वो सिंगापुर का बात हो, हांगकांग का बात हो, जापान का बात हो और साउथ कोरिया का बात हो। साउथ कोरिया जो बैठ के भी फल खा रहा है, उसने बीज कब बो दिया था? 70 और 80 में ही बो दिया था। ये बताता है। साउथ कोरिया क्लाइम्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी लेडर एंड वैल्यू चेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। बोल रहा है तुमको ये बात कि साउथ कोरिया का देखो तो टेक्नोलॉजी लेडर मतलब क्या? टेक्नोलॉजी का बहुत ऊपर लेवल तक गया है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वैल्यू चेन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसका बहुत फेमस है। और देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, याद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है? बोलो क्या बोले? हाँ, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, मगर ये कंज्यूमर है, यानी कि फ्रिज, टीवी जो एक बार ले लिए लंबा चलेगा। अनलाइक योर टूथपेस्ट बार बार लेना पड़ता है। इसको FMCG बोलते हैं, फास्ट कंज्यूमर क्या हो, ठीक है देख लेना ठीक है, फाइन अच्छी बात है, कम से कम वहाँ तक पहुँची हो ना, दैट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। साउथ कोरिया में देखो ड्यूरेबल्स है, ऑटोमोबाइल बहुत फेमस है साउथ कोरिया का, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ काम आता है? माइक्रो प्रोसेसर जानते हो? लैपटॉप इज ऑल अबाउट योर माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल क्या है? सब माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स, हैवी मशीनरी, ये सभी चीज़ में साउथ कोरिया ने वर्ल्ड पे कब्जा किया है। केवल एशिया पे बात नहीं, वर्ल्ड पे कब्जा है साउथ कोरिया का। इट इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर हाउस इन मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल पावर है। इसलिए साउथ कोरिया पता है छोटा सा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और साउथ कोरिया बहुत ही इसको सान जाता है। कोविड-19 का क्राइसिस भी बहुत अच्छा लड़ा है, वो सीखना चाहिए ऐसे कंट्रीज से। और ताइवान देखिए, ताइवान तो बहुत फेमस कंट्री है, जानते हैं। ताइवान क्या है कि इसने भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया था और मैन्युफैक्चरिंग डेवलप किया है। रोबोटिक्स में रोबोट है, होटल जाओगे तो रोबोट तुमको नमस्कार करेगा, बोलेगा क्या चाहिए, ऐसा है। तुम्हारा लिखेगा आज़ाद है, नाम लिखेगा यहाँ पे, जाओ इस पे जाओ, तुमको इंडिकेशन देगा। हाँ, सब में है, केवल साउथ कोरिया में ही नहीं, आपका ताइवान सब में भी है। इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, स्पेशली ताइवान का बोल रहा है। मगर इंडिया हो गया, इंडिया आदमी आएगा वो ठग के ले जाएगा आपको। सिंगापुर एंड हांगकांग एडॉप्टेड एडवांस टेक्नोलॉजी इन नीच एरिया, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो सनराइजिंग एरिया सब है उस सभी में ये भी कंट्री सब बहुत योगदान कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज सब, ठीक है। जानते हो सिंगापुर बहुत छोटा सा है, एक छोटा सा हिस्सा है तुम्हारा मलेशिया का। एक देखो यहाँ पे इतना है डॉट है, नीच एरिया, नीच एरियाज मतलब होता है जो सनराइजिंग एरियाज है, जो नए नए पनप रहे टेक्नोलॉजी, नया चीज़ उसमें। तो हाँ इकोलॉजी वो हैबिटेशन वाला है। हाँ, नीच अपना अपना नीच होता है, अपना अपना हैबिटेशन होता है। नीच एरिया वही है और हर एक का नीच अलग होगा, यही मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट क्लास इकोलॉजी का। तो इसलिए देखो, अब देखो इस कंट्री का जितना बात किए हो तो उसमें 3 से 5% GDP का लगता है। मैं इंडिया का देखो उसमें कितना है, 0.7% ऑफ GDP, समझ जाओ, समझ में आया। बाकी कंट्री कितना खर्च कर रहे हैं देखो, वहाँ पे डेटा देखो, दिख रहा है तुमको? ओवर्स मतलब आसपास घूमना, उसके आसपास कवरिंग, ठीक है।
0.7 के आसपास मंडरा रहा है। व्हाट अबाउट चाइना? चाइना को भी थोड़ा देख लेते हैं। चाइना तो जान ही रहे हो तुम लोग, बेस्ट सुपर पावर हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ ही रहा है, जानते कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। एडवांस तुम्हारा क्या है, लो एंड मास मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बहुत सस्ता में बेच रहा है सभी चीज़, और इससे तुम्हारा ग्लोबल वैल्यू चेन पे बहुत बड़ा इसका दबदबा है चाइना का। चाइना में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, लैपटॉप वगैरह बन के यहाँ से डायरेक्ट डिस्पैच होता है। जिस कंट्री से कोई भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बने उसका दबदबा बढ़ जाएगा, है ना। इट इज़ नाउ डिसाइडेड ऑन शिफ्टिंग टू द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड हैज इटसेल्फ ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड लीडर बाय 2035 इन 5G। यही किसको चुनौती देना चाह रहा है, यूएस को चुनौती देना चाह रहा है कि 5G का गुरु बनना चाहता है। जैसे इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है, चाइना 5G का गुरु बनना चाहता है। तो यही दोनों में अंतर है। अब तुम लोग डिसाइड करो कि 5G का गुरु बनना अच्छा है कि विश्व गुरु बनना अच्छा है। क्या बनो कोमल, क्या बनना है तुमको? सिर्फ गुरु बन, ये सब कल्चर नहीं चलेगा अभी यहाँ पे। हाँ, अभी यहाँ पे शिव आज भी गुरु है, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा अभी फिलहाल यहाँ पे। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताए थे ना, इंडस्ट्रियल ये 4.0 है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 मतलब अभी का जो फेजेस है उसमें तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, लिखा है वहाँ पे, रोबोटिक्स ऑफ थिंग्स भी आ जाएगा, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ जाएगा, ड्राइवरलेस कार आ जाएगा। ये सभी चीज़ में दबदबा जताना चाहता है कौन, चाइना, और 2035 तक साबित करना चाहता है दुनिया को सबसे नीचे दिखाना है और सबसे सुपर पावरफुल हम हैं। 35 तक जी जिनपिंग लेके चल रहे हैं इस मिशन को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है कि देखिए समझिए, इंटरनेट पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन इसको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये कि हम बैठे हैं यहाँ पे ऐसे करके एकदम सुस्ता रहे हैं डेट से, वहाँ पे क्या है, मेरा टीवी है, यहाँ पे कुछ मेरा फ्रिज है, ये है, और सबको मेरे पास एक कनेक्शन है, सबको कनेक्ट कर रहा है रियल टाइम एनालिसिस में, रियल टाइम में चल रहा है, हाँ एक साथ कनेक्शन है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आपका ड्राइवरलेस कार भी आता है। ड्राइवरलेस कार यानी कि कार को आप कंट्रोल कर रहे हैं रिमोटली, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आरोग्य से तो कोई तुलना नहीं है इसका यहाँ पे। उसमें कहाँ पे, उसमें तो आप खाली जियो लेवल पे काम कर रहे हैं ना, वो आप कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब बोला व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी कि इतना जब दुख है, इतना खाई है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो क्या ज़रूरत है भारत के लिए। तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंट विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ। देखो डायरेक्ट बोल दिया गया, एक्सट्रीम वर्ड लिख दिया गया है, सेल्फ रिलायंट अपने आप नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ेगा, साथ साथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काम करना होगा। क्यों, अभी तक भारत का क्या स्थिति है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में केवल पब्लिक सेक्टर करता है, और पब्लिक सेक्टर तो जानते हो इनएफिशिएंसी के लिए बहुत आगे है। तो इसमें क्या है कि आपको प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंसेंटिव देना होगा, उसको भी आपको सहयोग करना होगा ताकि वो प्लेयर सब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कि 0.7% ऑफ GDP था उसको बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट इंडस्ट्री एकेडमिया। इंडस्ट्री एकेडमिया मतलब क्या होता है कि देखो इंडस्ट्री है और बड़े बड़े IIT है, IIT आपका खड़गपुर हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, IIM हो गया तुम्हारा अहमदाबाद का। इसमें क्या है, ब्रेन चाइल्ड होता है, ये लोग पास प्लान होता है, बड़े बड़े हैं। तो इंडस्ट्री और एकेडमी यानी कि बड़े बड़े लैब वगैरह या बड़े बड़े कॉलेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे एलुमिनी वगैरह बनता है बाहर कंट्री में। एलुमिनी मतलब क्या है, हाँ, जो पढ़ा हुआ है वो फिर डोनेशन देगा, पैसा देगा वहाँ से। तो ये भी आपका क्या इंडस्ट्री एकेडमी ही आपका वो इंटरेक्शन है, हाँ, एक्स स्टूडेंट होता है। ऐसा आपको आउट ऑफ बॉक्स लाना होगा यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। साथ साथ बोला है प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी ओरिएंटेड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कुड बी लिंक टू मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बोला है कि प्राइवेट सेक्टर जो कि बहुत महारत हासिल हो, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में आके अपना योगदान दे। क्यों वो देगा योगदान, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा। जब जो काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है वो काम बल से नहीं हो सकता, जान लो। अब बल वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब बुद्धि वाला ज़माना है। आप मार के नहीं जीत सकते हैं। देख लो चाइना का क्लासिकल एग्जाम्पल,
Mere public expenditure on education should be ramped up substantially. No country has achieved self-reliance without mass quality education. बोल दिया ना, कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकता जब तक उसका एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर लेवल पे ना हो। इंडिया में देख ही रहे हैं, बस स्किल डेवलपमेंट बोल देगा तो बच्चे लोग को एक ही चीज़ पता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और कुछ नहीं आता है। ज़्यादा केंद्र बोल देगा कि प्रधानमंत्री केंद्रावास है, तो क्या होता है केंद्रावास? एक केंद्रावास से क्या होता है, लोग वहाँ पे भी जाता है, भटक के आता है, मेरा ही एक रेंटर भी जाता है वहाँ पे, कुछ नहीं फायदा है। ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं चलेगा। नो कंट्री हैज़ डेवलप्ड विदाउट अ मच स्ट्रॉन्गर पब्लिक देन व्हाट वी हैव इन इंडिया। क्या बोला है कि नो कंट्री हैज़ डेवलप्ड विदाउट अ मच स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कि कोई भी नहीं कर पाता है जब तक आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं बढ़ाओगे, जब तक स्किल डेवलपमेंट को प्रॉपर ढंग से नहीं बनाओगे, कंट्री सेल्फ रिलायंस नहीं होने वाला है। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू ट्रीट द पाथ एंड इट इज़ द टाइम टू वॉक द टॉक, अदरवाइज वी मे मिस द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये समय आ चुका है जो भाषणबाजी आप करते हैं उसको पूरा करने का। वॉक द टॉक मतलब क्या होता है? जो आप बोले उसको करो। लिखा जाता है, ब्यूटीफुल फ्रेज है इंग्लिश का, पेपर तो पढ़ते नहीं हो, कहाँ समझ में आएगा ये चीज़? वॉक द टॉक मतलब क्या है? जो तुम बोले हो उसको पूरा करना है। क्या बोले हो? इंडस्ट्री 2.0 बोले हो, जिसके हिसाब से तुम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 तो क्या करोगे? एम्ब्रेस करोगे। समझ में आया कोमल? क्या बोले? वही वॉक द टॉक, यही तो बोले, इट इज़ अ टाइम टू वॉक द टॉक। वही तो हम बोल रहे हैं, जो आप प्रॉमिस किए थे निभाने का समय आ चुका है। वॉक द टॉक बोला था, बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, उसको पूरा करिए। एक तरह से प्रभाव है इंग्लिश में। 2 एडिटोरियल, मोटा मोटा एडिटोरियल खत्म हुआ है। देख रहे हो कितना दम लगता है इसमें, अलग है। आज हम तो बहुत सही टाइम पे चल रहे हैं। अब पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। ओवरऑल व्यू समझ में आया? कितना लगता है स्टैटिक से मिलता जुलता चीज़ है? काफ़ी मिलता जुलता चीज़ था ना? हाँ, तुम लोग को मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा नहीं आया ना? तो काफ़ी कुछ रिलेट हो रहा था चीज़ भी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इकोनॉमिक्स यहाँ से कवर हो रहा है तो आपका क्या है, आप टेंशन ले रहे हैं? इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है तो आपका यहाँ से जितना भी चीज़ आ रहा है, तो फिर मैं तो बोल ही रहा हूँ सब चीज़ को, हो भाऊ वही चीज़ को दोहरा रहा हूँ जो बच्चे लोग को मैं यहाँ लिखाता हूँ। पूछ लीजिए इन लोग से, ऐसा कोई चीज़ इनफैक्ट ज़्यादा यहाँ पे है। ये बात भी मानना पड़ेगा आपको। गुरु, सबका गुरु करंट अफेयर्स है, ठीक है ना? यदि कोई आदमी अपने आप को कोई आदमी बोलता है कि हम सबसे बड़ा विद्वान है, तो सबसे बड़ा बुर्बक है वो, ठीक है? इसलिए बुर्बक है क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा चीज़ है जो विद्वान को और विद्वान बनाता है। करंट अफेयर्स क्या है कि आपको कहीं पे भी बात कहीं पे भी पहुंचा सकता है। यदि जो आप नहीं पढ़े हैं, नीच वाला शब्द आ गया, बताइए, आप तक इकोलॉजी में पढ़ाया नहीं है बच्चे लोग को, इकोलॉजी अभी तक पढ़ाया नहीं है। ये तो अच्छा है कि मेरा बताइए कि अच्छा चीज़ है कि इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए थे ये लोग के लिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स में हालत ख़राब हो जाता समझने में, कुछ नहीं आता। तुम बोलते क्या सर चिल्ला रहे, फालतू का चिल्ला रहे, क्या सर दिमाग घूम गया सबका, ठीक है ना? बात कर रहे हैं भगवान से, परमात्मा मिल गया इनको, ऐसा लगता कुछ। अब शायद तुम समझ सकते हो कि कितना इंटेंसिटी से जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ को रिलेट है, हूबहू वही चीज़ है, एक्सपेक्ट थोड़ा करंट अफेयर से है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो हुआ था उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़ेगा। मैं बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ, हिस्ट्री डायरेक्ट लिंक है। एग्रीकल्चर का इतना स्थिति बुरा क्यों है? आज़ादी पर चल जाओ दौड़ते हुए, वहाँ से मन नहीं भरता तो और पीछे चले जाओ। फैमिन को भी देख लो एक बार जाके, जो क्राइसिस आगरा का देख लो। तो ये सभी चीज़ इंटीग्रेटेड करके पढ़ने वाला चीज़ है। और आज़ाद आज काहे तुम मार दिए छुट्टी? आज तुमको पता है, आज हमने कंक्लूड कर दिया सूफी मूवमेंट को। नहीं ठीक है आज़ाद, इट्स फाइन, ठीक है। कल क्या करेंगे? कल हम लोग नितिन सिंघानिया का बुक वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और कल 4 घंटा का क्लास होने वाला है कल्चर मॉर्निंग में, तो एडवाइजेबल है सबके लिए कि आप लोग आगे क्लास करिए। यदि आज छूटा है
तो कल पूरी तरह से कवर हो जाएगा कम्प्रिहेंसिव तरीके से। और आपके लिए डोंट वरी, आपके लिए यूट्यूब पे है, आपके लिए यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्या करिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपके लिए एक दिन है टाइम। और हाँ रामानंद जी, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट लेने वाले थे, मगर बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक मिला कि सर थोड़ा सा और समय चाहिए हमको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो संडे को टेस्ट है, आपको भी आके टेस्ट देना है कल्चर का। मार्क्स तो मैं बाद में बताऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। करंट अफेयर्स आते हैं तो ये समय ख़त्म होगा। अभी तो हम 6 घंटा कर रहे हैं, तब ना दोनों कवर कर रहे हैं। आपको लगता है कि यदि हम 4 घंटा करते तो इतना कुछ हो पाता? संभव ही नहीं है। और हम आपको बोल रहे हैं कि 6 बजे के बाद 1 घंटा और दीजिए हमको, हम उसमें कवर करवा देंगे। आपका विल पावर है आपके पास, दे दीजिए, करेंगे। देखो अब हम लोग टोटली हम लोग चलेंगे, आज ही से इम्प्लीमेंट कर देगा। अब तो काम है। अच्छा, मगर आप हमसे बात करिएगा आफ्टर क्लास। कोविड-19 जो वैक्सीन है, ठीक है, वो सुन डेवलप्ड होने वाला है। बाबा रामदेव वाला चीज़ है ये, ठीक है ना। हिंदू 14 जून, ठीक है, 14 जून का ये है, अभी हाल फिलहाल का ही न्यूज़ है। इसमें देखते हैं, देखो फटाफट जाके तुम लोग देखो GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो जाके फटाफट, कौन सा नंबर है बताओ हमको? 11 देखो फटाफट। रमन जी आप भी एक बार देख लीजिए मैनुअली, बेटर रहेगा ज़्यादा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। आप बार बार जाइए वहाँ पे, देखिए, आपको नंबर भी याद रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। और जितना बार विजिट करते हैं उतना बेटर है माइंड के लिए। क्यों? माइंड यदि 50 बार देखे वो चीज़ तो माइंड छाप लेता है उस चीज़ को। समझ गए? तो चलिए इसको मैं एकदम आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसको कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत सारा चीज़ है। देखो वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या होता है पहले कोई हमको बताएगा? रामानंद जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन के ऊपर, एंटीबॉडीज़ के ऊपर, एंटीजन के ऊपर, WCB के वाइट ब्लड सेल के बारे में, थोड़ा लैम्फोसाइट्स के बारे में ज़रा बताइए हमको, जो कि आपको एक बार बताया गया था। बहुत विस्तार रूप से बताइए हमको। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता होगा। बिल्कुल, एक्सीलेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक डिफेंस को लाइन ऑफ आर्मी, एक्सीलेंट वर्ड। और जो उसमें एक आपका लैम्फोसाइट्स है, 5 था, उसमें एक लैम्फोसाइट्स है जो कि प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाया जाता है। करेक्ट बात है। एंटीजन शब्द भी होता है। एंटीजन क्या होता है ज़रा बताओ हमको, नहीं देखना है वहाँ पे। निगेटिव, क्या निगेटिव होता है? पैथोजन है एंटीजन, बाहर का है, वो बाहर का आएगा तो अटैक करेगा। जब अटैक करेगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ है, प्लेटलेट्स भी है, रेड ब्लड सेल भी है ना, उसी तरह तुम्हारा WBC भी है। करेक्ट बात है। अब WBC में लैम्फोसाइट्स, उसमें भी 5 चीज़ होता है, तो लैम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने के लिए। अब लैम्फोसाइट्स क्या करता है कि तुरंत पैथोजन को पहचान लेता है। उससे पहले WBC का और भी बहुत सारा चीज़ है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई पैथोजन तो आया नहीं, कोई तो एंटीजन तो आया नहीं। जब एंटीजन आ जाएगा तो लैम्फोसाइट्स अब उसको लड़ने के लिए तैयार रहता है और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है। जैसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है, वो पैथोजन को ख़त्म कर देता है। और यही तुम्हारा इम्यून सिस्टम का काम होता है। क्या है ये इम्यून सिस्टम का है? वीक इम्यून सिस्टम कब होता है? जब आपका इस तरह का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एंटीबॉडीज़। तो कोविड-19 में भी यही सब चीज़ है, जो वायरस लग रहा है आपको, ठीक है ना, वो आपका एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करवा रहा है और वो अंदर चला जा रहा है और आपका इम्यून सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर दे रहा है, तभी आपका शरीर खत्म हो जा रहा है। तो अब समझो, हल्का सा हो गया, अब समझो इसके बारे में। वैक्सीन्स
ठीक है। वैक्सीन क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, देखिए वैक्सीन का मतलब क्या है कि आपको कोई वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपको दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। इसका भी बहुत अलग अलग तरीका है, इसमें यही बताएंगे हम लोग। ये आपको दिया जाता है, इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाता है। वही एंटीबॉडीज़ फ्यूचर में आने वाला कोई पैथोजन से लड़ सकता है, ठीक है ना। उसके लिए पहले ही लड़वाना होगा आपको। और पहले कैसे लड़वाते हैं, वैक्सीन डाल के, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दिया वहाँ पे, सेना तैयार कर दिया। सेना कब तैयार किए, जब हम बाहर से कुछ डाले तब ना तैयार किए। बाहर से क्या डाले, वैक्सीन डाल रहे हैं हम। तो वैक्सीन क्या है एक्चुअली, वैक्सीन इसलिए डाल रहे हैं कि हम लोग का सेना तैयार हो सके, हम लोग का एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सके, ताकि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई दूसरा पैथोजन अटैक कर दे उस टाइप का, तो पहले से डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है, आएगा टूट के भाग जाएगा। तो अब बात समझिए इस चीज़ को कि व्हेन साइंटिस्ट क्रिएट वैक्सीन दे कंसीडर, जब साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग जब वैक्सीन को बनाता है तो वो 3 चीज़ को जरूर अपने जहन में रखता है। पहला क्या है, हाउ योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द जर्म, यानी कि जो वायरस आ रहा है, जो बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है, वो किस तरह तुम्हारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा उससे। नंबर 1, वैक्सीन बनाते समय ये दिमाग में रखा जाता है। नंबर 2 क्या है, हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द जर्म, किसको ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिल्कुल ठीक है। थर्ड 1, द बेस्ट टेक्नोलॉजी और अप्रोच टू क्रिएट द वैक्सीन, यानी कि बेस्ट वैक्सीन क्या होगा, अपडेटेड, यानी कि बहुत पहले का वैक्सीन बनाएंगे 21वीं सदी के लिए तो हो सकेगा नहीं होगा। यानी कि आपको वैक्सीन में भी आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा। करेक्ट बात है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल क्या है आपका, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्लासिकल एग्जांपल है आपका, बताए थे जी हाँ बिल्कुल। तो ये 3 ख्याल किया जाता है। ब्रॉड डिवीजन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को यदि ब्रॉड वैसे तोड़ा जाए कि 2 भाग में आएगा, ऐसे कि इससे भी ज़्यादा भाग है, पढ़ाया जाएगा इसमें। होल पैथोजेंस वैक्सीन कहा जाता है नंबर 1। दूसरा क्या कहा जाता है, सब यूनिट वैक्सीन, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो एंटीजन समझ गए, एंटीबॉडी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है वही सब चीज़ है, एक बार देख लेना है। देखो एंटीजन में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पॉइंट देखो, एक्टिवेट लेम्फोसाइट्स। लेम्फोसाइट क्या है तुम्हारा, WBC का ही एक पार्ट है, जो कि क्या करेगा तुम्हारा, फाइट करेगा, ठीक है, फाइट करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़, जो कि एंटीबॉडीज़ देखो साथ क्या है, एंटीबॉडीज़ को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या एक प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर से एंटीजन आया इसलिए, पैथोजन आया इसलिए। एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज एंड अटैक एंटीजन्स इन ऑर्डर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को और उसे आपसे वहाँ से खदेड़ के भगा देता है। ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा बाहर का जम्स वगैरह यदि तुम्हारे ब्लड में रह जाए तो डैमेज करेगा। तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम का ही भाग है ये। अब बोला वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट्स अस, बोल रहे हैं ना, वाइट ब्लड सेल का लिम्फोसाइट्स स्पेशली वो तुमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बोला है कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो रामानंद जी बोले हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर देना। तो पहला क्या है तुम्हारा, फॉरेन मटेरियल्स को इंजेक्ट करना, यदि कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है तो उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई कैंसरस सेल है मान लो, उसे जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा रोग हो सकता है, उसको भी ख़त्म कर देना। और तीसरा क्या करना है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, और जो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा वो तुम्हारा वाइट ब्लड सेल का 5 पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड योर लेम्फोसाइट्स। ये लेम्फोसाइट्स करता है ये चीज़ को, हाँ WC का पार्ट है, WC का 5 पार्ट होता है, ठीक है। उसमें आपका लेम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, बाकी जितने पार्ट है वो आपका डिफेंस है, वो डेटा पहुंचाएगा लेम्फोसाइट्स का। लेम्फोसाइट बोलेगा कि रहने दो भाई, अब हमको करना ही है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना ही है, जाके वो तुरंत एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए नीचे जाइए, तुम लोग को मिला है ना नोट्स, तुमको दिख रहा है, हम सुमन नहीं मिलता है, तुम आज़ाद, तुम हाँ ऐसा क्यों नहीं करते हो आज़ाद, वेरी बैड हैबिट, ऐसा क्यों देखते हो, उसको टर्न कर दो कि दोनों को ज़्यादा दिखेगा, हाँ ऐसे करो। देखो देखिए जो वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है, जो बोले थे ना पहले, वैक्सीन का डेवलपमेंट का बहुत लंबा प्रोसीजर है, 6 प्रोसीजर है, ठीक है। पहले क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, यानी कि शुरुआत का है,
जब कोई भी आ गया, जैसे कोविड-19 क्राइसिस हुआ है, हाँ नीचे चाहिए ना, वेरियस स्टेजेस इन द वैक्सीन डेवलपमेंट, मिला आपको? हाँ, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है। स्टेजेस मिल गया आपको वहाँ पे, पहला हो गया। दूसरा क्या है? प्री क्लिनिकल स्टेज है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कैसे कम्युनिकेशन लैक होता है। देखो क्या है बाबू, इसका सीरियल क्या है, देखो 21 नंबर है, उसको थोड़ा देख दीजिएगा, इसका आज़ाद का देख दीजिए। अच्छा, नया सिस्टम है, तुम लोग के लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वो करने में, समझने में। आया? देखो पहला क्या है तुम्हारा? एक्सप्लोरेटरी स्टेज, स्टेज नंबर 1। उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज है, उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल है। तो समझो इस स्टेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है कि इसका क्या क्या रिसर्च होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड क्या है? प्री क्लिनिकल स्टेज, यानी कि क्लिनिक से पहुँचने से पहले एनिमल पे किया जाता है। ह्यूमन आदमी का लगभग गुण किसके पास होता है? माउस के पास होता है। माउस समझते हो, रैट का एक प्रजाति होता है। चूहे पे टेस्ट किया जाता है पहले, क्यों? मेरा भाई बोल रहा था कि भैया पहले चूहे पे किया जाएगा, फिर हाथी पे किया जाएगा, उस तरह फिर ह्यूमन बींग पे किया जाएगा। हम बोलते बुढ़बक ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग का फितरत जो नेचर है वो रेबीज से लगभग 95 से प्लस ज़्यादा परसेंटेज मिलता है। इसलिए ह्यूमन बींग को करने से पहले आपका इस पे किया जाता है, माउस पे किया जाता है। तो ये प्री क्लिनिकल स्टेज उसी का प्रतीक है। पहले माउस पे किया जाएगा या फिर दूसरे एनिमल्स पे किया जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है? क्लिनिकल डेवलपमेंट है। ये 3 फेज़ में होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। पहले स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल को दिया जाता है वैक्सीन, कम आदमी को, यदि दिक्कत भी हो तो कम आदमी को दिक्कत हो। सेकेंड देखो, इसमें तुम्हारा क्या है कि इसका थोड़ा दायरा बढ़ाया जाता है, और तुम्हारा क्या क्या चीज़ का ख्याल रखा जाता है? इज़ गिवन टू द पीपल हु हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड फिजिकल हेल्थ सिमिलर टू दोज हूम द न्यू वैक्सीन इज इंटेंडेड। यानी कि जो जो रोग है और फिजिकल हेल्थ देख के दिया आता है, ये नहीं कि जिसका फिजिकल हेल्थ बहुत गड़बड़ है उसको दे दिए। हर एक चीज़ को दायरे में रख के हम लोग सेकेंड स्टेज करते हैं। थर्ड क्या है? और ये द वैक्सीन इज गिवन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब मास हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेज हो गया पूरा। घुमा लो घुमा लो घुमा लो, आजाद थोड़ा आप इस तरह देखना शुरू करो। और फेज 3 में क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को दिया जा रहा है, और इसका सेफ्टी और एफिकेसी पता किया जा रहा है कि कितना इफेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव है मेरा दवाई जो बना है वैक्सीन। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। अब ICMR के पास पहुंचेगा इंडिया के लेवल पे कि सर मेरा वैक्सीन क्या हुआ। यही रामदेव बाबा बोल रहे थे आप। तो इतना प्रोसीजर गुजरना पड़ता है। रामदेव बाबा कितना प्रोसीजर गुजारे हैं तो वो पूछना पड़ेगा उनसे कि कितना स्टेज उनका गुजरा हुआ है। यहाँ से कुछ नहीं बोले हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि क्या होगा। 4th स्टेज में आपको अप्रूवल लेना होगा, ठीक है कि सर हम क्या किए, 3 स्टेज को पार कर दिए हैं, अब मुझे अप्रूवल दीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद इजाज़त दिया जाए कि हाँ आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल गया। जब मैन्युफैक्चरिंग मिल गया तो उसके लिए क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल होगा, कितना कितना कहाँ करेगा, PSUs वगैरह, या प्राइवेट को भी दे सकते हैं आप। तो आपको लगभग एक वैक्सीन बनाने में बाबू कितना स्टेज गुजरना पड़ता है? 6 स्टेज। इसलिए हम करेंट अफेयर्स में पहले पढ़ाते थे तो हम बोलते थे कि जो कोविड-19 2020 में आया है, इसका वैक्सीन बनने में और मार्केट में पहुंचने में कम से कम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो 1.5 साल 2 साल लगेगा। यानी कि आपको वैक्सीन 2022 तक मिलेगा, वो भी लास्ट तक। ये नहीं कि आपका अचानक आ जाएगा, ऊपर भगवान लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 6 स्टेज पार करना पड़ेगा, और इस 6 स्टेज पार करने में समय लगता है। अब देखो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, नीचे देख लीजिए, दूसरा स्लाइड देख लीजिए। ये बोले थे ना होल पैथोजन वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। देखिए इसमें आपको अब मैं बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। समझना अच्छे से, होल्ड करना सब्जेक्ट पे। इसमें क्या कि ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में इंटायर पैथोजन्स दैट हैव बीन किल्ड और विक्ड सो दैट दे कैन नॉट कॉज डिजीज। ये बोला जा रहा है कि इस वैक्सीन में पूरे पैथोजन्स का यूज़ किया जाता है, और क्या किया जाता है? आपका बॉडी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सच होल पैथोजन वैक्सीन कैन इलिसिट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स।
और इससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एंटीबॉडीज़ का। क्यों, बाहर से कुछ चीज़ आएगा तभी आपका एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब तक आपका लिम्फोसाइट्स को नहीं लगेगा कि प्रोड्यूस करना है तब तक वो नहीं करने वाला है। और कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है आज़ाद, यहाँ पे वैक्सीन्स को लगा के, और वैक्सीन्स के अंदर क्या है, पैथोजेंस है, और वो पैथोजेंस लगा रहे हैं तो हमारा लिम्फोसाइट उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एंटीबॉडीज़ हमारे खून में एक लंबा समय तक रहेगा। डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका वैक्सीन है और किस टाइप का बीमारी से आप लड़ना चाहते हैं। अलग अलग बीमारी से लड़ने के लिए अलग अलग ड्यूरेशन वाला होता है ना। वही बोला जाए कि मैनी ऑफ द वैक्सीन इन द क्लिनिकल यूज टुडे फॉल्स इन दिस कैटेगरी। ज़्यादातर जो देखते हैं क्लिनिकल लेवल पे होता है, ज़्यादातर आपका होल पैथोजन वैक्सीन ही है। होल क्या है, इसमें पूरे पैथोजन को हम लोग वैक्सीन में देते हैं, लगाते हैं, इसलिए होल बोला जा रहा है। किसी किसी में छोटा सा पार्ट लगाते हैं, जो कि हम बताएंगे सब यूनिट वैक्सीन होता है वो। बट नॉट एवरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब कैन बी इफेक्टिवली टारगेटेड विद द होल पैथोजन वैक्सीन। मगर बहुत सारे पैथोजन होते हैं, सब में इस टाइप का फार्मूला यूज़ नहीं होता है। किस टाइप का, होल पैथोजन वैक्सीन वाला, जहाँ पे आप पूरा लगा के वैक्सीन लगा के डाल दिए और लिम्फोसाइट्स आपको एक्टिवेट कर दिया एंटीबॉडीज़ को। सब में ये काम नहीं चलता, इसके लिए आपको पैथोजन का पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसका आधा यूज़ नहीं करेंगे, उसका पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, फुल यूज़ करेंगे। हाँ पैथोजन, वो फुल पैथोजन, उसका कैरेक्टर नहीं, फुल पैथोजन का यूज़ करेंगे। अब देखिए दूसरा देखिए, हाँ पूरा बिल्कुल जैसे जहर को मारता है, जो हम लोग इंसेक्ट वाला जो है, सॉरी स्नेक बाइट वाला। अब देखिए सब यूनिट वैक्सीन, यहाँ पे ठीक उसका अलग बात हो गया। स्टैंड ऑफ इंटायर पैथोजन सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूडेड ओनली द कंपोनेंट्स और एंटीजेंस दैट बेस सिमुलेट द इम्यून सिस्टम। समझ रहे हैं, इसमें क्या है कि छोटा सा हिस्सा तुम्हारा, छोटा सा हिस्सा पैथोजेंस का यानी कि एंटीजन का यूज़ किया जा रहा है, इंटायर नहीं। As they include only the essential antigens in a vaccine, they can minimize the side effect। ये तो जानते हो ना कि होल पैथोजन वैक्सीन में आपका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों, आखिर आप पैथोजन तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मगर आप वो मैसिव लेवल पे पैथोजन यूज़ ना करके आप छोटे लेवल पे यूज़ कर रहे हो, तो साइड इफेक्ट होगा मगर कम होगा, ये बोला जा रहा है। एज ए एग्जाम्पल बोला कि ये तुम्हारा 1940 में डेवलप हुआ था, उसके बाद में सेवरल साइड इफेक्ट्स वर सीन एंड मैनी पीपल अवॉइडेड द वैक्सीन। ठीक है, और बाद में क्या किए, इस वैक्सीन को कम करना शुरू कर दिए। तो डेट्स इट, ये क्या है आपका होल पैथोजन वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। हिस्ट्री में नहीं जाना, इतना हिस्ट्री में नहीं पूछेगा, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट इज होल पैथोजन वैक्सीन एंड सब यूनिट वैक्सीन। नीचे देखो, अब एक है कि आपका होल पैथोजन वैक्सीन के अंदर भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, इसको जान लीजिए, क्या है कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हेपेटाइटिस ए में यूज़ होता है। होल पैथोजन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो आपका शरीर में डैमेज भी होगा वो कम डैमेज होगा। जब आप वैक्सीन डाल रहे हैं, आप पूरा पैथोजन डाल रहे हैं, आपका एंटीबॉडीज़ तो बन रहा है मगर लॉस भी तो हो रहा है। आप जब दवाई खाते हैं सर दर्द के लिए, नुकसान होता है शरीर को, साइड इफेक्ट होता है उसका, खाना खाने का मन नहीं करेगा आपको, सर में दर्द करने लगता है, एक अलग लेवल का बात है, बिल्कुल साइड इफेक्ट है, ये सेम है आपका। अब देखिए होल पैथोजन वैक्सीन के अंदर आपका एक और आता है वैक्सीन, उसके अंदर का सब वैक्सीन है, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये समझिए, साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर द एबिलिटी ऑफ इनएक्टिवेटेड और किल माइक्रोब्स टू इंड्यूस इम्यूनिटी इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये वाला वैक्सीन का आविष्कार किया गया था, 19वीं सदी में। अब ये कैसे बनता है तो समझिए, दे आर प्रोड्यूस बाय किलिंग द पैथोजन। पैथोजन को मारा जाता है किससे, केमिकल से, हीट से या फिर रेडिएशन से, उससे मारा जाता है, तब उस पैथोजन्स को हम लोग के बॉडी में वैक्सीन के रूप में यूज़ किया जाता है। समझे क्या? हाँ, थेरेपी जो क्लासिकल एग्जांपल है, थेरेपी बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन होता है इसी तरह होता है आपका, इसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब देखिए, हेंस दिस आर किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉज द डिजीज। दिस यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट इज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन्स, हेंस वी नीड सेवरल डोजेज ओवर टाइम। और मगर ये इतना आपको स्ट्रॉन्ग क्या है वैक्सीन नहीं देता है, क्यों? क्योंकि मरा हुआ ही है, ठीक है, वो सब लाइव था, इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली लेना होता है इस तरह का डोज। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है, आपको बीच बीच में लेना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, कौन सा बीमारी के लिए लिया जाता है, रेबीज देखो, कुत्ता के लिए लिया जाता है, जो कुत्ता काटता है तो लेता है, 3 डोज में लिया जाता है।
समझ गए ना, जो आज कुत्ता मार दिया था उसको, बचवा को, यदि यही 3 डोज में लेता इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रेबिस के लिए तो ठीक हो जाता वो। बात समझे? वही ना बोले, क्यों ले रहे सुई? क्योंकि जो जम्स है रेबिस के अगेंस्ट जो लड़ेगा वो मरा हुआ जम्स है, मरा हुआ पैथोजन आप वैक्सीन में यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी इम्पैक्ट छोड़ेगा वो एकदम डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं होगा। बात समझे ना? और इस हिसाब से आपको बार बार लेना पड़ेगा उसको। पहले तो अलग कहानी था, लंबा लग जाएगा आपका, 1 साल से भी ऊपर चला जाएगा। हाँ 3 किया गया, अब खुदा करे 1 को। चलिए समझे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इसका? कोमल बताओ जरा। इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए, पोलियो, फ्लू और रेबिस में। अब दूसरा है कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या है कि लिविंग माइक्रोब है, यानी कि जो पैथोजन है वो लिविंग है, मरा नहीं है, मगर उसका जो वैल्यू है उसको वीक कर दिया जाता है, उसका इम्पैक्ट को वीक कर दिया जा रहा है लेबोरेटरी में। उसके बाद उसको वैक्सीन में डाल के ह्यूमन को इंजेक्ट किया जा रहा है या फिर डाला जा रहा है। समझ में आया बात? आजाद तुमको समझ में आ रहा है चीज़? दिस वैक्सीन इलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दैट कैन कन्फर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर ओनली 1 और 2 डोज। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि 1 या 2 डोज लेने पे पूरा लाइफ भर चलता है। याद करो पोलियो वाला, पोलियो क्या होता है? लाइफ भर चलता है ना। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या दिया गया है तुम्हारा, देखो दिया तो है तुम्हारा ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, मिसेल्स, मम्स, रूबेला, ये सब एग्जाम्पल है उसका। इसमें क्या है? लिविंग माइक्रोब है, उसका इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? लेबोरेटरी में घटा दे रहे हैं और उसको 1 या 2 डोज में दिया जा रहा है ह्यूमन बीइंग को इन वैक्सीन। और वो क्या, उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा समय तक रहेगा, हो सकता है लाइफ भर रहे उसका इम्पैक्ट। और उसी में तुम्हारा एक पोलियो भी है, समझे? और भी बहुत सारा है। ये हो समझ गए बात को? यानी कि देखो होल पैथोजन्स में, जो होल पैथोजन वैक्सीन है उसमें हम लोग क्या क्या किए? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किए, लाइफ एट्यूनेटेड वैक्सीन किए जिसमें हम लोग लेबोरेटरी में घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन बताए थे ना, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पैथोजन का इस्तेमाल छोटा लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि साइड इफेक्ट कम हो। अब देखिए इसका भी क्या है, इसका भी अलग है, पॉलीसैचराइड वैक्सीन। सैचराइड समझते हो ना, शुगर, तुम लोग पढ़े हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्लूकोज, मैल्टोज, वही है पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। आपका तो तगड़ा होना चाहिए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, वो बिल्कुल यही चीज़ है ना। नाइलन 66 जाओ नाइलन 66 सबसे फेमस था नहीं, नाइलन 66 जानते हो? नाइलन 66 ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फेमस वर्ड था, नाइलन 66। देयर आर, देखिए पॉलीसैचराइड वैक्सीन क्या है? दे आर टू टारगेट पॉलीसैचराइड या शुगर डैट फॉर्म द आउटर कोटिंग ऑफ मैनी बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारा बैक्टीरिया में जो ऊपर का आउटर लेयर बनेगा उसी को अटैक करने के लिए हम लोग ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं, पॉलीसैचराइड वैक्सीन। द फर्स्ट लाइसेंस्ड वैक्सीन अगेंस्ट द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसको बोलते हैं हिप, वॉज अ पॉलीसैचराइड वैक्सीन। हाउएवर इट्स यूजफुलनेस वॉज लिमिटेड, ठीक है, मगर क्या है इसका यूजफुलनेस उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो समझ गए कि ये जो है पॉलीसैचराइड वैक्सीन किस लिए यूज़ होता है? ये शुगर को अटैक करता है, वो शुगर जो कि आपका जो बैक्टीरिया वगैरह जो आया है, पैथोजन आया है, उसके ऊपर जो लेयर बन रहा है, तो वो लेयर को जाके अटैक करेगा ये वैक्सीन, और उसका पावर, उसका जो इफेक्ट है उसको घटा देगा। दूसरा क्या है? कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन क्या है? इसमें आप कंजुगेट करते, कंजुगेट करना मतलब क्या? अटैच करना, ठीक है। तो आप एक प्रोटीन को एंटीजन में अटैच कर देते हैं। एंटीजन क्या है? बाहर का पैथोजन है, उसमें आप कोई चीज़ को अटैच कर देते हैं। दिस ऑफर्ड इम्प्रूव प्रोटेक्शन, और इससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों? वो अटैक करने वाला, उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन दे दिए, तो कहाँ अटैक करेगा आपको बॉडी को? यही है, ठीक है। दिस ग्रेटली इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ यंग चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज द पॉलीसैचुरेट एंड डेवलप इम्यूनिटी। और इससे क्या होता है? जो कंजुगेट वैक्सीन में आप जो प्रोटीन को लगा के ऊपर कवच कर दिए, इससे इम्यून सिस्टम पहचान लेगा स्पेशली चिल्ड्रन का, और वो डेवलप कर लेगा वहाँ पे और लड़ लेगा उससे। अब है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है? दिस आर द वैक्सीन अगेंस्ट बैक्टीरियल इलनेस, यानी कि बैक्टीरिया से जो आपको प्रॉब्लम होता है, इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम होता है, उससे लड़ने के लिए है। स्पेशली डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिन क्या है? पॉइजन्स,
पोजेंस वगैरह जब बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो उस समय हम लोग टॉक्साइड वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी क्या है रामानंद जी, ये सभी क्या आपका सब यूनिट वैक्सीन है। तो सब यूनिट वैक्सीन का क्या है प्रकोप कि आप एंटीजन को कम यूज़ करेंगे, माइक्रोब को बहुत कम यूज़ करेंगे। ये दिमाग में डाल लीजिए, सब हो जाएगा इधर का। फोर्थ वन देखो, रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ये पूरा चला है अभी बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। इसमें क्या है, रिकम्बिनेंट मतलब क्या होता है, 1970 में आया था लेबोरेटरी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी में बात कर रहे थे हम लोग उस समय। जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रहा है, जीन क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर दे रहे हो। कल बताए थे ना क्रॉप्स कैसे हो रहा है, क्रॉप्स में हम लोग बैक्टीरिया का वो लगा दे रहे हैं, सोइल का बैक्टीरियम लगा दे रहे हैं, CR1AC CR1AB है। और तीसरा ले आए थे ग्लाइफोसेट का काम करने के लिए, याद होना चाहिए आप लोग को। हाँ हाँ, हर्बिसाइड टोलरेंट कॉटन का। सब्सिक्वेंटली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केम टू द फोरफ्रंट। उसके बाद क्या हुआ कि आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया है मुख्य धारा में, और ये क्या किया, इट एनेबल डीएनए फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेज टू बी कंबाइंड। दो अलग अलग डीएनए लेके, दो अलग अलग डीएनए से आप ले सकते हैं चीज़ों को और कंबाइन कर सकते हैं, वही तो होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यानी कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ो। तो व्हाट अबाउट फ्यूचर वैक्सीन, आने वाले समय में किसका वर्चस्व होगा, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में 5G का होगा, वैक्सीन में किसका होगा। तो ये देखो, ये बजवर्ड है। बजवर्ड मतलब क्या, आने वाले समय में ये चीज़ रिपीट होगा टेक्नोलॉजी में। नैनो पार्टिकल्स, कोई पूछा था हमको नैनो पार्टिकल्स के बारे में, कुछ समझो। हाँ, छोटे छोटे लेवल पे देखो क्या बोला जा रहा है। जो US में जो साइंटिस्ट है वो डिज़ाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन बनाते हैं जिसमें फीचरिंग द प्रोटीन फेरेटिन विच कैन सेल्फ असेंबल इनटू माइक्रोस्कोपिक पीसेस कॉल्ड नैनो पार्टिकल दैट डिस्प्ले अ प्रोटीन एंटीजन। बोला है कि माइक्रो पार्टिकल वहाँ पे जनरेट करेगा, नैनो पार्टिकल जनरेट करेगा, वो क्या होगा, एंटीजन का काम करेगा, उसको वो करेगा, ठीक है। बस इतना, ज़्यादा नहीं। जैसे कि एग्जांपल क्या है आपका, मार्स है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के लिए बाबू यही लड़ने वाला है, नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन, US का ऐसा मानना है, ठीक है। डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन, देखो डीएनए क्या है, दिस कंप्राइज अ स्मॉलर सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, यानी कि डीएनए का भी एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं यहाँ पे, दैट कैरीज जेन्स इनकोडिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द पैथोजन्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस पैथोजन का, यानी कि ये डीएनए का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, और उसमें पैथोजन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, पहचान लिया पैथोजन्स को, एंटीवायरस प्रोड्यूस कर लिया वो वहाँ पे, एंटीबॉडीज़, एंटीवायरस बोले सॉरी, एंटीबॉडीज़ ये होगा। और इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ को तुरंत वो कंट्रोल कर लेगा। थर्ड वन है, ये लास्ट है, खत्म हो जाएगा, मैसेंजर RNA बेस्ड। देखो मैसेंजर RNA बहुत इंपॉर्टेंट है, जीका वायरस के लिए यही यूज़ हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। जीका वायरस क्या है, वो भी पब्लिक हेल्थ ऑफ इमरजेंसी कंसर्न हुआ था, जैसे कि कोरोना वायरस हुआ है, हाँ वो भी पैंडेमिक, वो भी हुआ था, किया गया था ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए। बोला कि वैक्सीन बेस्ड ऑन मैसेंजर RNA एंड इंटरमीडिएट बिटवीन डीएनए प्रोटीन आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड। बोल रहा है कि आपका इस टाइप का चीज़ जो इंटरमीडिएट मतलब क्या है कि जो बीच का स्टेज है डीएनए और प्रोटीन का, उस टाइप का आप RNA डेवलप किया जाएगा। जानते हो RNA और डीएनए में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है बोलो, केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक में, RNA और डीएनए के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है RNA और डीएनए, क्या अंतर है दोनों में। डीएनए में 2 स्ट्रक्चर होता है और डीएनए में सॉरी RNA में 1 स्ट्रक्चर होता है, सही बोल रहे हैं रमन जी, हाँ डबल होता है लिखा, सिंगल होता है, ठीक है। तो वही बोला है कि वैक्सीन बेस्ड ऑन मैसेंजर RNA है, इसमें क्या है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच का स्टेज है डीएनए और प्रोटीन का, और ये डेवलप किया जाता है। और उस तरह क्या है कि जैसे कि बहुत सारा आपका जीका वायरस टाइप का बीमारी है, वो सिंगल डोज में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जीका वायरस जानते ही हो, बहुत फेमस था। लास्ट वन है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये भी बहुत फेमस है। ये बोल रहा है क्या है, ये सच सेवरल सच वेक्टर वैक्सीन आर अप्रूव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो एनिमल में भी बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि देखे थे हम लोग गिर फॉरेस्ट में कैसे टाइगर लोग मर रहा था, लायन लोग ग्रसित हो रहा था गिर फॉरेस्ट में, उसके लिए भी ये इलाज किए थे, याद करिए आप लोग, बताया गया था। वही देखिए रेबीज और डिस्टेम्पर वर्ड यूज़ हुआ था उसके लिए, गिर फॉरेस्ट का लाइन के लिए। हाँ डिस्टेम्पर मतलब क्या है कि उसके ऊपर रैशेस वगैरह आ जा रहा है, याद करिए। और बहुत लोग मर रहे थे, बहुत आपका वो मर रहे थे, लायन मर रहे थे गिर फॉरेस्ट में, और उसके लिए जो वैक्सीन होगा डेट इज़ ये वैक्सीन होगा, रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होगा, ठीक है। और ये बोला ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है,
HIV के लिए भी यूज़ हो सकता है, जिका के लिए भी हो सकता है, इबोला के लिए भी हो सकता है। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ टुडेज क्लास को।